यार काफ़ी टाइम से ऑडियंस कही थी कि कभी आईपीएल कवर करना है, कभी बीजीटी कवर करना है, कैसे दोनों चीज़ों को मैनेज करा जाए। आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है, थैंकफुली टाइमिंग थोड़ी अच्छी है क्योंकि टेस्ट मैच भी जस्ट कल ही खत्म हुआ है एंड आईपीएल की भी हमें थोड़ी सी बातें करनी थी। तो बेसिकली हम आज ऑडियंस की सारी डिमांड्स को कैटर करने वाले। हम लोग जो बीजीटी का सेकंड टेस्ट मैच हुआ है एकदम डिटेल में एनालाइज करेंगे। काफ़ी सारी डिबेट्स उससे निकल के आ रही हैं फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडियन टेस्ट क्रिकेट। विराट कोहली, रोहित शर्मा के ऊपर बहुत बड़े सवाल हैं, उनकी कप्तानी के ऊपर, उनकी बैटिंग के ऊपर। तो ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करने, बुमराह का जो रोल है वो क्या हो सकता है, थर्ड टेस्ट मैच का प्रीव्यू भी करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा। एंड आईपीएल की बात करी जाए तो 2-3 फ्रेंचाइजेज हैं, केकेआर है, आरसीबी है, इवन दिल्ली कैपिटल्स, जिनके पोटेंशियल कैप्टन से रिलेटेड काफी ज्यादा न्यूज निकल के आ रही है। तो जरा उसको भी ब्रेक डाउन करके अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू टाइप का, एनालिसिस टाइप का करते हैं कि किसको एग्जैक्टली कैप्टन होना चाहिए इन टीम्स का इन आईपीएल 2025 टिल 2027। सिर्फ एक साल की बात नहीं हो रही, उस पर्सपेक्टिव से बात करनी है। तो आई थिंक विदाउट एनी फर्दर डू शुरू कर देते हैं पॉडकास्ट। बट जो हमें डायरेक्शंस देने होते हैं, इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करेगा, इस वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। हमने मेंबरशिप्स लॉन्च कर दिया, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है जहाँ पे हमारे सारे सब्सक्राइबर्स आपस में बातें करते हैं, वो हम लोग अपने कमेंट से पिन कर देंगे, वहाँ जाइए और उसे ज्वाइन करिए। और आई थिंक लेस देन 150 सब्सक्राइबर्स लेफ्ट। भाई करवा दो भाई, और 10K जल्दी से करा दो भाई, इस वीडियो के होते होते ही करा दो, ताकि उसके बाद हम लोग मेंबरशिप्स की प्राइसेस भी स्लैश करेंगे और खुद भी थोड़ा सेलिब्रेशन करेंगे। तो ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं सेकंड टेस्ट मैच से। सबसे पहले 2 दिन और 1 सेशन, बेसिकली 5 सेशन के अंदर, 5 भी तो नहीं 7 सेशन के अंदर आप कह सकते हो कि गेम खत्म हो गया। वन ऑफ दी शॉर्टेस्ट गेम्स इन रिसेंट टाइम्स, ऑल्दो आजकल ये नॉर्म बन गया मेरे हिसाब से। तो 3 दिन तक कोई टेस्ट मैच चल जाता तो लगता है कि चलो एक डिसेंट हमें वर्थ फॉर मनी देखने को मिल गया है। वरना आजकल चक्कर क्या है कि 10 दिन का गैप होता है और जो 5 दिन का टेस्ट मैच होता है वो 2 दिन में खत्म हो जाता है। तो जितना टेस्ट मैच है, टोटल 5 टेस्ट मैच जितने दिन खेले जाएंगे, उससे तो एक टेस्ट मैच के बीच में गैप होने लगता है। राइट। तो इट गेट्स वेरी बोरिंग एंड डिफिकल्ट एज अ फैन टू फॉलो दिस। बट जो हमारी परफॉर्मेंस रही है, एक बार इनिशियल थॉट शेयर करते हैं। पहला टेस्ट मैच हम लोग बड़ी अच्छी तरीके से जीते थे एंड मैं चाहता हूँ कि हम लोग वैसे साउंड ना करें बिल्कुल भी, जैसे कि मैक्सिमम लोग जब होता है ना कि पहले टेस्ट मैच जीते तो सर पे चढ़ा दिया, अब हारे हो तो फिर ऐसी गाली देना टीम को कि कोई हिसाब ही नहीं है। तो आई थिंक वो एक्सट्रीम रिएक्शंस पे तो जाने का सेंस है नहीं। हम लोग को थोड़ा लॉजिकली बात करनी चाहिए एंड हाँ, ऑनेस्टली क्रिटिसाइज करते हैं कि क्या गलतियां रही थी एंड जहाँ पे लोग फालतू में कुछ नैरेटिव्स क्रिएट कर रहे हैं हमारे टीम के प्लेयर्स के अगेंस्ट ही, उसको भी कॉल आउट करने का ट्राई करते हैं। सी टेस्ट मैच वेरी ऑनेस्टली पहले मैच के बाद भी आई डोंट थिंक, मतलब एटलीस्ट जो लॉजिकल होंगे उन्होंने सर पे चढ़ाया होगा, क्योंकि वी आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो मजाक नहीं है, किसी रीजन से बीजीटी की इतनी ज़्यादा हाइप थी, क्योंकि वी नो बहुत ही ज़्यादा हाईली एंटिसिपेटेड मैच होता है एंड बहुत तगड़ा कंपटीशन मिलने वाला है वहाँ जाके। ऑब्वियसली पहले मैच में जाके हमने जैसा परफॉर्म कर दिया, एज ओ सेड कि आजकल तो सारे मैच 2.5-3 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। पहला मैच इतना लंबा चल गया तो मुझे लग रहा था यार ये तो एक नई चीज़ हो गई देखने में, तो टाइम बाद देखने को मिला। सो एज यू सेड, नो पॉइंट इन क्रिटिसाइजिंग ब्लाइंडली कि ज़बरदस्ती में अब गंदा खेल दिया तो आप एकदम ही चढ़ जाओ और पहले अच्छा खेल रहे तो आप एकदम ही सर पे चढ़ा देना था। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ 2 गेम्स। ऑस्ट्रेलिया भी खेलनी है, ये वहाँ पे मजाक तो नहीं चल रहा, अपने घर में खेल रहे हैं वो लोग, तो आई थिंक उनको भी ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बट अगर हम लोग स्टार्ट करें कुछ गलतियां आइडेंटिफाई करने से, आई थिंक ये तो बहुत क्लियर है कि बॉलिंग से ज्यादा इश्यूज बैटिंग में। हाँ फॉर श्योर। और ये अभी तक इशू घर के बाहर होते थे, अभी हमें घर में देखने को भी मिले जब न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज हुई है। तो क्यों हो रहा है ऐसा एग्जैक्टली? व्हाट इज योर ओपिनियन? आई थिंक बहुत ही ज़्यादा बड़ा रीज़न तो वही है कि प्लेयर्स जो हमारे हैं, इट इज़ नॉट लाइक कि हमारी टीम गंदी है। सारे प्लेयर्स एकदम काफ़ी हाई क्वालिटी के हैं। इट इज़ जस्ट अबाउट दे आर नॉट इन फॉर्म राइट नाउ। एंड यूजुअली ऐसा होता है टेस्ट क्रिकेट में कि कोई ना कोई आके बचा ही लेता है हमें, जैसे हम पिछले 12 साल से देखते आ रहे हैं। कभी नीचे आके अश्विन जडेजा ने अच्छी कभी कभी सेंचुरी मार दी तो हम लोग जीत गए उसके चक्कर में। बट राइट नाउ सबका फॉर्म एकदम साथ में डिप हो रखा है, कोई भी आके अच्छा नहीं चल पा रहा। एंड नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस सीरीज, इससे पहले भी जो हम लोग वाइट वॉश हुए थे उसमें भी ये सेम प्रॉब्लम हो रही थी। कोई स्पेसिफिकली बंदा आके अकेले ले जाए, पूरी टीम कैरी कर जाए, वैसी परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही। सो प्रॉब्ली दैट इज व्हाई पिछले, दैट इज नॉट अ हेल्दी साइन ऑफ अ गुड टीम इन द फर्स्ट प्लेस कि अगर आपको एक बंदा कैरी करके लेके जा रहा है, एक अच्छी टीम कभी भी एक बंदे पे रिलाई नहीं करेगी। श्योर। तो मतलब बहुत ही डीप रूटेड इश्यूज है ना फिर तो है, मतलब एक ट्रांजिशन में भी इस टाइम पे इंडियन टीम आप एक तरीके से वही कह सकते हो, क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली
कुछ ना कुछ करके शायद एक और साइकिल निकाले WTC की, बट वी ऑल नो कि उनका बैटिंग फॉर्म जो है बहुत खास नहीं रहा है। विराट कोहली का भी अब लोग तुरंत कमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, अभी तो सेंचुरी मारी, आप लोग हर मैच में एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या? प्लस ईदर वे यू कैन जस्ट टॉक अबाउट कि कंसिस्टेंसी है बैटिंग में या नहीं है। हियर एंड देयर तो सेंचुरी आती रहेंगी ऑब्वियसली उनकी, बट क्या वो कंसिस्टेंसी उनको आपने देखा है कि टेस्ट क्रिकेट में वो पिछले 5 साल में दे रहे हैं? नहीं दे रहे ऑब्वियसली। रोहित शर्मा भी अभी तक दे रहे थे, काफी अच्छा खेल रहे थे, साल के स्टार्टिंग तक था जब इंग्लैंड वाली सीरीज हुई थी, बट उसके बाद से ऑब्वियसली क्योंकि हमने टेस्ट क्रिकेट खेला भी नहीं बहुत ज्यादा, बट जब वो वापस आए ही हैज नॉट बीन लुकिंग इन गुड फॉर्म, एंड जैसे टेस्ट क्रिकेट खेला जाना चाहिए प्रॉब्ली वैसा नहीं खेल रहे। एक और बहुत बड़ा इश्यू आया कप्तानी का, हाँ, और ओवर डिपेंडेंसी ऑन जसप्रीत बुमराह। या तो ये 3-4 पॉइंट्स बेसिकली हम लोग अभी आगे जाकर ब्रेक डाउन करने वाले हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा का पोटेंशियल रिटायरमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जसप्रीत बुमराह को कि बॉलिंग के जो ओवर डिपेंडेंसी को किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। एटलीस्ट अभी जो सीरीज बची है वो तो किसी तरह से बचा ले हम लोग। कप्तानी में क्या चेंजेस आने चाहिए, फिर ओवर क्रिटिकल हो रहे हैं हम लोग। ये सारे थोड़े से ना कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स हैं, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस लोग कैरी करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डिस्कशन पॉइंट, ठीक है? पहला डिस्कशन पॉइंट होने वाला है जब रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा, एंड दिस विल टाई अप टू हिज कैप्टेंसी डिबेट ऑल्सो, जो कि हम लोग बाद में करेंगे, बट स्टार्ट इसी से करते हैं। उन्होंने मैच से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह दिया कि KL राहुल ओपनिंग करेंगे एंड वो नीचे बैटिंग कहीं करेंगे, एडजस्ट करेंगे अपने को कहीं पे। ये नहीं बोला था कि नंबर 6 पे बैटिंग करने वाले। हाँ। अच्छा, अभी ये सही है गलत है उसकी बातें करते हैं, बट आई थिंक मैंने किसी को भी ये बोलते हुए नहीं देखा अभी तक इंटरनेट पे कि क्या ये चीज़ रोहित शर्मा को पब्लिकली बोलना भी सही था। मुझे पहली बात तो ऐसा लगा था जब उन्होंने बोला, मुझे लगा कि अगर आपको ये चीज़ करनी थी तो व्हाई नॉट गिव ऑसीज अ सरप्राइज। एग्जैक्टली, जाके एक थोड़ा देखेंगे जब वो पिच पे जाके कि रोहित शर्मा ओपनिंग करने नहीं आ रहे तो उन्हें भी शायद सॉर्ट ऑफ एक धक्का लगेगा। टैक्टिक्स मतलब क्या रिवील करने चाहिए थे, ये बहुत बड़ा कोई पॉइंट नहीं है। हाँ, मतलब राइट। थोड़ा ही हम लोग निटपिक कर रहे हैं, बट यूजुअली मैंने देखा है कि काफी जो कैप्टन्स हैं दे ट्राई टू होल्ड देयर हॉर्सेस बैक। अच्छा, इसका क्या एग्जैक्टली रीजन हो सकता है? वाज ही जस्ट ट्राइंग टू गिव कॉन्फिडेंस टू KL राहुल कि हमने आके बोल दिया, क्लियर द एयर, ताकि अब मीडिया वो सवाल पूछना बंद करे एंड क्लैरिटी मिल जाए कि इस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। आई थिंक उसका भी मेरिट है, बट मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया इज दैट वन टीम जो माइंड गेम्स, मतलब दे आर फुल्ली इन्वेस्टेड इनटू इट। वो सीरीज के शुरू होने से पहले से दिख रहा था, हाँ। जब इनके एक्स क्रिकेटर्स भी सब जो है वो ज्ञान दे रहे थे बैठकर। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे हम भी थोड़ा सा एक ट्रिक शायद हमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी जो कि हम खेल सकते थे उसके ऊपर। नॉट सेइंग कि अगर ऐसा होता तो रन बन जाते KL और रोहित शर्मा से, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, बट मैं जस्ट एक जो फ्लेवर होता है एक सीरीज का, और जस्ट टू शो कि आपके पास भी कई सारे सीक्रेट्स एंड ट्रिक्स हैं इन द बैग, परहैप्स इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो मुझे लगा कि पर्सनली आप चाहते तो होल्ड बैक कर सकते थे, ऑल्दो आई गेट द पर्सपेक्टिव कि आप सारी एयर क्लियर करना चाहते हो, एंड KL राहुल को भी हाँ भाई क्लैरिटी मिले, कॉन्फिडेंस मिले, तो वो भी आई अंडरस्टैंड। फॉर मी पर्सनली आई वुड हैव हेल्ड दिस बैक। तुम भी आई थिंक यही एग्री करोगे, राइट? अब बात आती है कि जब रोहित शर्मा ने ये चीज कही तो किस कॉन्टेक्स्ट में कही। रोहित शर्मा कहते हैं कि अब मुझे ये वर्ड स्पेसिफिकली याद है, मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी देखी थी और फिर मैंने रील भी देखी इसकी इंडियन क्रिकेट टीम के पेज पे जो आई है, एंड उन्होंने वो नीचे कैप्शंस भी देते रहते हैं, तो मतलब मेरे दिमाग में छप चुका है उन्होंने क्या बोला। बेसिकली उन्होंने कुछ ऐसा बोला था कि मैं अपने घर से मैच देख रहा था, बच्चा मेरे हाथ में था, एंड उसके साथ में बैठ के मैच देख रहा था, एंड जब मैंने KL राहुल और जायसवाल को पर्थ में ऐसी बैटिंग करते हुए देखा, तो जस्ट ऑन दैट गेम ये बोला उन्होंने, बाद में जस्ट ऑन दैट गेम इट फेल्ट एज इफ मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही अच्छा चल रहा है जो चल रहा है। मुझे लग रहा है कि अब उन्होंने जाने अनजाने में जो भी वर्डिंग यूज करी हो, एंड रोहित शर्मा तो कई बार वैसे भी बोलना कुछ चाहते हैं, निकलता कुछ है, बट इट वॉज वेरी क्लियर कि ये डिसीजन एज अ कैप्टन जो लिया गया है या फिर एज अ टीम लिया गया है, इसके पीछे का डेटाबेस सिर्फ वो एक ही मैच था। ऐसा नहीं है जो कि कई सारे लोग कमेंट्स में जस्टिफाई कर रहे थे ना कि सेना कंट्रीज का रिकॉर्ड राहुल का अच्छा रहा है वगैरह वगैरह। अभी जब उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी सेंचुरी मारी थी तो वो नीचे आके मारी थी, एंड अगर आपने पूरी WTC साइकिल में एक अप्रोच को सेट बना रखा है कि रोहित शर्मा को ओपनिंग करनी है, KL राहुल को नीचे बैटिंग करानी है, तो पूरे WTC साइकिल का जो लास्ट सीरीज है, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे डिफिकल्ट सीरीज है, उसमें आप एकदम से आके पिछले 2 साल का पूरा टेम्पलेट चेंज कर दे रहे हो। आई डोंट थिंक कि ये जस्टिफाइड नहीं है। प्लस व्हाट आई ऑल्सो थिंक इज जिस तरीके से उन्होंने वो चीज़ बोली, फर्स्टली ही वॉज नॉट साउंडिंग क्वाइट हैप्पी विद इट।
मुझे ऐसा आई थिंक वो थोड़ा हम ज्यादा रीड इनटू कर रहे हैं बिकॉज ही वाज बीइंग वेरी ऑनेस्ट, उन्होंने ये भी कहा था कि टीम की भलाई है इसमें। हाँ, नहीं तो मुझे थोड़ा ऑब्वियसली मतलब टीम की भलाई होगी उसमें, बट इट इज क्वाइट पॉसिबल कि एट द सेम टाइम ही माइट नॉट बी दैट कंफर्टेबल विद इट, जो कि उन्होंने बोला था उन्होंने। हाँ कि मेरे लिए तो मुश्किल होने वाला है, बट हाँ मतलब मुझे ऐसा फीलिंग आई कि इट इज नॉट जस्ट हिज डिसीजन। आई थिंक ही इज डूइंग दैट अंडर सम प्रेशर, मे बी फ्रॉम मीडिया, मे बी फ्रॉम द फैंस और मे बी फ्रॉम द मैनेजमेंट, कुछ ना कुछ। Really? भाई मतलब रोहित शर्मा इज नॉट दैट सॉर्ट ऑफ कैप्टन जो कि एक मैच के बेसिस पे ऐसा डिसीजन लेगा। आज तक तो नहीं लिया उसने। रेपुटेशन ऐसी रही है कि वो टैक्टिकली बहुत बैक करते हैं, एंड अगर हम लोग 2023 का वर्ल्ड कप भी देखें, ही इज वन ऑफ दोस फ्यू कैप्टन्स जो कि अपनी लाइनअप चेंज ही नहीं कर रहे थे। 21 के बाद से वो टेस्ट की कप्तानी ले चुके हैं। हाँ। तब से लेके अब तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने एक मैच के बेसिस पे इतना गंदा डिसीजन ले लिया। और मैं ये नहीं कह रहा कि आके गौतम गंभीर ने उनको ऐसे प्रेशर करा होगा। आई जस्ट थिंक मे बी एक जो फैन प्रेशर बन जाता है समटाइम, वो जो मीडिया प्रेशर बन जाता है, वो जो नरेटिव ऐसा बन गया था ना कि वो टीम में आ रहे हैं टीम को बिगाड़ने के लिए, जो कि बहुत सैड था एट द सेम टाइम। आई थिंक टू सम एक्सटेंट दैट प्लेड इन हिज माइंड, क्योंकि आई हैव नेवर सीन रोहित शर्मा मेकिंग सच डिसीजंस। प्लस कहीं ना कहीं क्या ये भी थोड़ा झलकता है इससे कि खुद पे थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है अभी। ये बहुत एज अ कैप्टन दिस इज अ वेरी बैड साइन जो कि आप दे रहे हो। अब वो अनफॉर्चुनेटली मे बी उनको बस वो फील हो रहा है इसलिए वो ऐसा चीज बोल रहे हैं। भाई वो एक फ्लिप साइड है ना कि एक साइड पे लोग कहेंगे जो रोहित शर्मा फैंस है कितना सेल्फलेस है, हाँ, बट दूसरी साइड ऑफ द कॉइन ये भी है कि आप शायद अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस अभी कम है कि आपको लग रहा है कि केएल राहुल अभी आपसे बेटर कर सकते हो। मतलब आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम अ गाय जो कि WTC में हमारे टॉप स्कोरर है और विद मोस्ट सेंचुरीज है, हाँ, एज एन ओपनर। करेक्ट। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि वो आके अपनी जगह सैक्रिफाइस कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ वन गेम जिसमें केएल राहुल ने 100 नहीं मारी है। ऐसा नहीं हो गया, बहुत अच्छी बैटिंग करी है बट 100 नहीं मारी है अभी भी। 2 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं, 4 इनिंग्स में अभी 100 नहीं आई है। 150 है। हाँ, तो ऐसा नहीं बोल, अब लोग भी जबरदस्ती में चढ़ाने में लगे हुए हैं। लेट्स एक्चुअली डिस्कस दैट। अब इसका सेकंड पॉइंट यही होने वाला है इस पूरे डिबेट का। मैंने कितने इनफैक्ट तुमने भी देखे होगा ट्विटर पे तो कितने सारे क्रिएटर्स एक्सपर्ट्स सबने पूरा अपना जजमेंट दे दिया था कि परहैप्स केएल राहुल को ही ओपनिंग करनी चाहिए एंड रोहित शर्मा कहीं नीचे आके बैटिंग कर लेंगे। फर्स्टली आई डिड नॉट अग्री एट ऑल। हमने एक रील भी निकाली थी एंड उसमें 1-2 कमेंट्स भी आए थे कि अब बोलो, तो मैं कह रहा हूँ अब बोलो। द पॉइंट इज नॉट कि केएल राहुल ऊपर बैटिंग नहीं करेगा, वो हमें भी पता है कि आसार वही दिख रहे हैं। हमारा पॉइंट था कि करना नहीं चाहिए। इट डिस्टेबलाइजेस द होल ऑर्डर एंड करके भी आपको क्या रिजल्ट मिल गया है। तो अब बात लोग बोलेंगे कि सिर्फ एक मैच के बेसिस पे क्यों जज कर रहे हो, तो सेम गोज द अदर वे अराउंड आल्सो ना कि फिर एक मैच के बेसिस पे आपने केएल राहुल को प्रमोट भी क्यों करा है। तो पॉइंट यही आता है यहाँ पर कि आप अगर इतना रिएक्शनरी होकर डिसीजन मेकिंग करेंगे एंड अगर वो हिट नहीं करता, अगर देखो यहाँ पे राहुल 100 मार देते तो अभी सब मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, हम भी कह रहे हो, बट उसका फ्लिप साइड यही है ना कि जब नहीं होगा तो फिर उतना ही क्रिटिसिज्म भी आएगा। एंड ऐसी सिचुएशंस में आप यूजुअली हमेशा जो चीज़ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है आप उसको प्रेफर करते हो। आइडियली प्लेयर्स के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो अगर आप अगेंस्ट द कन्वेंशन जाके कुछ ट्राई कर रहे हो तो या तो आपकी धोनी जैसे एबिलिटी हो कि आप कुछ एक्स फैक्टर निकाल के ले आओ, बट नहीं है तो फिर यह क्रिटिसिज्म होगा ही होगा। प्लस एट द सेम टाइम आई थिंक जो डिसरिस्पेक्ट मिल रही है रोहित शर्मा की बैटिंग को, दैट इज अनरियल भाई। मतलब डिसरिस्पेक्ट लाइक इन व्हाट सेंस? मतलब लोग, आई गेट ही इज नॉट इन फॉर्म राइट नाउ, बट लोग ऐसा सोचने लग जाते हैं और ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं आके सोशल मीडिया पे कि वो 2021 से जब से कैप्टन बना है तब से टीम हारती आ रही है लगातार और उसकी बैटिंग बहुत ही गंदी चलती आ रही है। आफ्टर दैट ही इज इंडियाज टॉप स्कोरर इन WTC एंड विद द मोस्ट सेंचुरीज। तो वो लोग इतनी आसानी से भुला देते हैं। फॉर्म उसका गंदा एट द सेम टाइम डेफिनेटली, बट आप थोड़ी सी कंसिस्टेंसी इस अप्रोच में रखो कि अगर एक बंदा जो हमारा बेस्ट बैट्समैन है वो गंदे फॉर्म में चल रहा है तो आप उसको उसकी फेवरेबल पोजीशन में खिलाओगे, या फिर आप सोचोगे नहीं यार ये गंदा खेल रहा है इसको और नीचे खिलाते हैं जहाँ पे वैसे भी नहीं चल पाएगा। इस टाइम पे रोहित शर्मा की मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लगती है, मैंने एक स्टैट नोट करा, पिछली 12 टेस्ट इनिंग्स में उसकी 150 आई है। वो न्यूजीलैंड में जो आई थी, हाँ, वो 63 समथिंग बॉल्स पे आ गई थी, 50 भी मार दी थी उसने, जिसमें वो शायद वो डिफेंड करके बॉल पीछे लग जाती है। हाँ शायद या। एंड द प्रॉब्लम विद दिस इज, मैं ये भी नहीं चाहता कि रोहित शर्मा रन बहुत ज्यादा मार दें, दैट इज नॉट माई मेन कंसर्न। जो मेन प्रॉब्लम मुझे लग रही है उन 12 इनिंग्स में से सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जहां पे रोहित शर्मा ने 30 सुपर बॉल्स खेली हैं। जस्ट स्पेंड टाइम ऑन द पिच। इस टाइम पे मुझे जो सबसे ज्यादा मेरे लिए इंप्रेसिव फैक्टर था इन द फर्स्ट टेस्ट मैच वाज एवरी बैट्समैन वाज विलिंग टू स्पेंड टाइम ऑन द पिच।
हर कोई बैट्समैन देर तक खेल रहा था। दैट टू इन द सेकंड इनिंग्स, पहली इनिंग में इतना नहीं। पहली इनिंग्स में तो चलो पहले निकल गए थे, या सेकंड इनिंग्स में दे इम्प्रूव्ड अपॉन इट, स्पेसिफिकली गाइज लाइक जायसवाल, और उन्होंने लंबी इनिंग्स खेली। तो रन आई थिंक दैट इज अ बाय प्रोडक्ट। अगर आप लंबा टेकोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली रन्स बना ही दोगे आगे, अनलेस अनटिल यू आर समवन लाइक मानस लाबुशेन जो कि रन ही नहीं बना पा रहे थे। बट यहाँ पे हमारे पास इस क्वालिटी के प्लेयर है जो कि अगर टेकेंगे तो रन बना देंगे। बट रोहित शर्मा 12 टेस्ट इनिंग्स में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि वो 30 के ऊपर बॉल्स खेले, 30 बॉल भी नहीं खेले रोहित शर्मा। एंड एक्चुअली नाउ लेट्स एक्सपैंड ऑन दिस। रोहित शर्मा, पहली बात तो जरा दूसरा जो साइड ऑफ डिबेट है केएल राहुल का, एक बार वही पिच इन कर देते हैं। रोहित शर्मा का मुझे याद है, मैंने स्पेसिफिकली न्यूजीलैंड वाली सीरीज की जब हम लोग वीडियोस बना रहे थे तो मैंने एक पॉडकास्ट में ये भी कहा था, मुझे याद है कि द बॉल वॉज टू गुड, जिस तरीके से बोल्ड। हाँ, ये हर बार ही हो गया भाई आजकल। अब मुझे दिख रहा कुछ क्लियर पैटर्न है, अभी डिस्कस करते हैं उसको। एक टेक्निकल चीज दिख रही है, ऑफ कोर्स हम कौन होता है रोहित शर्मा का बोलने वाले हैं, बट एज एन ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन जो हमें दिख रहा है वो हम डिस्कस कर सकते हैं आपस में। केएल राहुल का मैं ये जरूर कहूंगा कि जैसे मैं कुछ लोगों से बात भी कर रहा था, एंड वो सबका ऑफ द कैमरा ओपिनियन वही होता है कि यार कब तक हम वो मीडियोकर 30s 40s देखेंगे। एंड हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी लोग कह रहे थे कि भाई वो 31 साल का हो चुका है, तो आप मतलब 31 साल के यंगस्टर को आप ग्रूम कर रहे हो, वो वाला नैरेटिव क्यों बना रहे हो आप? शायद हो सकता है कि अनफेयर रहा हो अभी तक कि बहुत ज़्यादा शफलिंग हो रही है जो भी है, बट देयर कम्स अ पॉइंट व्हेन यू हैव टू जस्टिफाई योर टैलेंट ऑल्सो। एंड मुझे ये भी अच्छा लगता है कि केएल राहुल के अराउंड नैरेटिव बहुत जल्दी चेंज होता है। अभी जब अच्छा खेला था तो बहुत तारीफ कर रहा था, अब बेचारे को एकदम से गाली देनी शुरू कर दी है। वो ये भी हमने चीज मेंशन करी थी पिछले पॉडकास्ट में, आई थिंक उस रील में भी मैंने ये चीज मेंशन करी थी और ये बोला था कि आप ऐसा मत करो कि अभी उसने 100 नहीं आई है पहली बात तो आप ऐसे मत चढ़ा दो कि अगले मैच में अगर बाई चांस गंदा परफॉर्म कर दे तो आप एकदम ही नीचे ले आओ फिर उसको। भाई चढ़ाने में प्रॉब्लम यही है, तो लोग प्रॉब्लम भी करते हैं कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आप जितना जल्दी चढ़ाओगे ना फिर आप उतनी जल्दी उतारोगे, या तो उसको सर पे चढ़ा के रखो फिर कुछ टाइम तक कि उसको वो गुड वाइब्स और कॉन्फिडेंस आता रहे, वो होने नहीं वाला। तो लेट हिम स्टे ग्राउंडेड। एंड मेन बात यही है कि केएल राहुल अगर आप ओपनिंग करा भी दोगे, अल्टीमेटली अगर आप रन स्कोर नहीं कर रहे हो तो हाउ इज इट सर्विंग द टीम एनी डिफरेंट दैन अ पुअर फॉर्म रोहित शर्मा? अच्छा, मैंने एक बहुत पॉपुलर ये नैरेटिव देखा है एंड लोग कहते हैं कि ओपनर्स जब जाते हैं टेस्ट क्रिकेट में तो येस उनकी बहुत बड़ी जॉब होती है रन्स बनाना, बट एक और बहुत बड़ी जॉब होती है कि आप स्पेंड टाइम ऑन द पिच ताकि बॉल पुरानी हो जाए और बाय द टाइम आपका 4 नंबर का बैट्समैन है उसको एकदम पीक खेलने को मिले। तो प्रॉब्ली केएल राहुल जो है एटलीस्ट वो एक चीज में ही इज डूइंग स्लाइटली बेटर देन रोहित शर्मा कि ही स्पेंडिंग टाइम ऑन द पिच ताकि एटलीस्ट बॉल पुरानी तो हो जा रही है। देखो जब केएल राहुल खड़े हो रहे हैं तो दूसरे एंड से जायसवाल तो चले ही जा रहे हैं। हाँ, तो नेट इफेक्ट तो टीम में कुछ चेंज हो नहीं रहा है सच। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सिर्फ केएल राहुल के टिकने से जो है वो पूरा इफेक्ट चेंज हो जा रहा है टीम का, क्योंकि इनकंसिस्टेंसी इज थ्रू आउट द ऑर्डर। तो जब पूरी इनकंसिस्टेंसी वैसे भी चली रही है कि दोनों में से कोई ना कोई ओपनर एक फॉल होने ही वाला है, तो माइट एज वेल गो विद जो आप 2 साल से करते आ रहे हो। मतलब इट्स नॉट सर्विंग द पर्पस इज माई पॉइंट। सिर्फ केएल राहुल के टिकने से अगर पूरे टीम के डायनामिक्स इतने आसान हो जाते हैं तो हमारी बैटिंग कोलैप्स नहीं करती 2 बार एक ही मैच के अंदर। इतनी मुश्किल बैटिंग विकेट नहीं थी। एंड कई लोग शायद क्रिटिसाइज भी करेंगे कि टॉस जीत के पहले बैटिंग क्यों करी। देखो आइडियली इस पिच पे बैटिंग ही करनी चाहिए थी, बट हाँ अभी हम लोग जब प्रीव्यू करेंगे 3rd टेस्ट मैच का तभी क्वेश्चन आएगा कि अगर आपसे पहले बैटिंग नहीं हो पा रही तो मत करो फिर। ये क्वेश्चन भी आएगा अभी। तो केएल राहुल का मतलब मैं यही कहूँगा यार कि आई डोंट थिंक हमसे ज्यादा किसी ने बोला भी कि यार हम चाहते हैं दिल से कि बंदा परफॉर्म करे, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ टीम की स्टेबिलिटी जो है उसके कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए। मेरा तो अभी हम लोग क्या उससे अगले मैच में दोबारा नीचे आना चाहिए ऊपर आना चाहिए, ये भी बहुत कंट्रोवर्शियल डिबेट है। एक्चुअली मैंने अपना ओपिनियन इस पे बनाया है नहीं, अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टेस्ट मैच, अभी जो प्रीव्यू करेंगे नेक्स्ट टेस्ट मैच का। बट आप रोहित शर्मा पे आते हैं बिकॉज केएल राहुल ने कुछ बहुत ज्यादा चेंज लाया नहीं टीम में, बट रोहित शर्मा जिस तरीके से आउट हो रहे हैं, देखो उनकी कई बार स्ट्रेंथ कही जाती है कि जो स्पिनर्स हैं उनको वो जिस तरीके से बैटिंग करते हैं दैट इज व्हेन ही मैक्सिमाइजेस हिज आउटपुट। उसके लिए आपको पेसर्स को सी ऑफ करना पड़ता है। तो एज एन ओपनर अगर आप नहीं कर पा रहे थे तो शायद लो डाउन द ऑर्डर स्पिनर्स आते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा था तो फर्क पड़ने नहीं वाला। एंड पिंक बॉल है
तो उसमें तो वैसे भी लैकर ज्यादा होता है। हमने एक बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी 10-15 मिनट की, जिसमें हमने व्हाइट बॉल, रेड बॉल और पिंक बॉल के सारे डायनामिक्स, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रेक डाउन करे थे। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आप चाहे तो चेकआउट करिएगा उसको। सो वी नो हाउ द पिंक बॉल बिहेव्स। लैकर ज्यादा होता है, लैकर मतलब शाइन ज्यादा होती है, डबल कोटेड होता है वो, तो मतलब बॉल पुरानी नहीं होती। जितनी ज्यादा शाइन होगी उतनी कम बॉल पुरानी होगी, और जितनी ज्यादा शाइन होगी उतनी देर तक, लंबे समय तक बॉल स्विंग करती रहेगी। तो ऐसे में अब मुझे, अब अगर हम लोग टेक्निकलिटीज में घुस ही रहे हैं, यूजुअली ऑडियंस को इतना शायद समझ में ना आए, बट अब मैं थोड़ा घुसना चाहता हूँ। रोहित शर्मा अगर नीचे आके ये सोच रहे हैं, या कोई भी बंदा ये जस्टिफाई कर रहा है कि रोहित शर्मा शायद पेसर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं, तो स्पिनर्स के अगेंस्ट नीचे खेल के वो टिक जाएंगे, तो पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, डे नाइट मैच हो रहा है, तो वैसे भी पेसर ज्यादा रहेंगे, स्पिनर तो सब लाए नहीं है टीम में। सेकेंडली, जब रोहित शर्मा बैटिंग करने आएंगे तब मोस्ट लाइकली ट्वाइलाइट वाला टाइम होगा, जब वो दिन से रात हो रही होती है और उस टाइम पे बॉल हिलती बहुत ज्यादा है, तो वैसे भी पेसर्स आएंगे वहां पे। एंड थर्डली, जब बॉल ही ऐसी जो पुरानी नहीं हो रही, तो पेसर्स लॉन्ग ओवर्स डालेंगे। तो इन तीनों फैक्टर्स पे टेक्निकली अगर आप क्रिकेट डिस्कस करो तो पेसर्स ही आने वाले हैं। तो रोहित शर्मा एज एन ओपनर एंड एज अ बैटर एट नंबर 6 इन अ टीम जो कि बहुत जल्दी कोलैप्स कर रही है। ऐसा नहीं कि पहले के 6 बैटर 100 ओवर खेल गए, उसके बाद रोहित शर्मा आ रहे हैं। हालांकि तब भी 80 ओवर के बाद बॉल दोबारा चेंज हो जाएगी, तो 20 ओवर पुरानी होगी बॉल अल्टीमेटली। अब देखो, ये सब टेक्निकलिटीज गेम की आ जाती है। तो ऐसे में रोहित शर्मा का कोई बहुत ज्यादा चेंज आने नहीं वाला अप्रोच में। अब जिस तरीके से वो आउट हो रहे हो, अगर आप देखोगे, हम कब तक ये बोल सकते हैं कि एक अच्छी बॉल पे वो आउट हो रहे हैं? डेफिनेटली बॉल अच्छी पड़ती हैं। अभी भी जिस तरीके से उनको पैट कमिंस ने आउट किया था, बॉल एंगल के साथ अंदर जा रही थी, एंड देन पड़ के स्ट्रेटन अप हो गई, तो उसके चक्कर में वो गैप आपको खुल गया। अगर तुम नोटिस करोगे इस मैच के दोनों इनिंग्स में, जब रोहित शर्मा आउट हुए हैं, जब रोहित शर्मा के पैड पे बॉल लगी या फिर विकेट पे जब बिल्ली उड़ी है जब पूरी, तो उसके बाद क्या होता है, आफ्टर द बॉल हैज इम्पैक्टेड ऑन द पैड या फिर द विकेट्स, उसके 1 सेकंड बाद तुम देखोगे उनका पीछे वाला पैर कवर करने के लिए आ रहा है विकेट को। ओके उसका क्या मतलब हो रहा है कि आपका जो इनिशियल फुटवर्क था, दैट वाज नॉट गुड इनफ टू कवर द लाइन ऑफ द बॉल। तो फिर एज अ रिएक्शनरी रिस्पॉन्स आपकी बॉडी पीछे वाले लेग से कॉम्पनसेट कर रही है, बट तब तक यू आर टू लेट बिकॉज बॉल जा चुकी है। ये कोई बंदा अगर खुद बैटिंग करके देखोगे फास्ट बॉलर्स को, तो ये आप अपने आप नोटिस करोगे। जब पैर नहीं चल, जब एक राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए उसका लेफ्ट पैर चलना बहुत जरूरी है, जब वो पैर नहीं चल रहा ना ज्यादा, तो पीछे वाले पैर से आप कॉम्पनसेट करती है बॉडी लाइन में आने के लिए बॉल के। जब वो नहीं हो रहा होता, तभी आपको दिखता है कि रोहित शर्मा का तुम सेकंड इनिंग्स का विकेट देखना, बॉल विकेट पे लगी है, मतलब क्लियरली ही हैड नॉट कवर्ड हिज ऑफ स्टंप, गैप था। बट जब वो बोल्ड होने के बाद जिस पोस्ट पे उन लोगों ने पॉज करा था रोहित शर्मा ने, उसमें उनके विकेट्स नहीं दिख रहे होंगे आपको, उसमें तीनों विकेट्स कवर्ड है, क्योंकि पीछे वाला पैर ने कॉम्पनसेट कर दिया। तब तक वो चीज़ या तो जल्दी हो, जो कि शायद इस एज में थोड़ा मुश्किल होगा, या फिर आपका फुटवर्क इतना अच्छा हो कि आप फ्रंट फुट से ही लाइन सारी कवर कर रहे हैं। अच्छा, सुनील गावस्कर ने ये चीज़ आके बोली थी बाद में, एंड ही सेड कि फुटवर्क में क्लियरली प्रॉब्लम है रोहित शर्मा के, एंड टू इम्प्रूव दैट ही सजेस्टेड दैट जब आप बैटिंग करने के लिए आ रहे हो तो मे बी रन मतलब आप रन करके आओ पिच पे, ताकि आप वो थोड़ा वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए बॉडी में। नहीं, बहुत ही फेयर पॉइंट है। मेरा बस एक ये ओपिनियन है कि रोहित शर्मा हैज नेवर बीन दैट गाय फुटवर्क वाले ना। हाँ, या वो प्योर एलिगेंस और वो गिफ्ट ऑफ गॉड है। उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, एंड ऑन द राइज बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं वो। तो ही हैज नेवर बीन दैट गाय जो कि शायद अपने यंग 20s में बहुत फुटवर्क रखते थे, बिकॉज ऑफ एज उनका फुटवर्क कम हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनका फुटवर्क हमेशा से ही वैसा रहा है। तो क्या फुटवर्क विद एज कम हुआ ये फैक्टर हो सकता है? नहीं, फैक्टर बस ये है कि शायद अभी बॉडी कॉम्पनसेट नहीं कर पा रही फॉर द पेस। जो बॉडी के रिफ्लेक्सेस पहले शायद तेज चलते होंगे, शायद अभी नहीं चल रहे। एंड मैं एक और बात बता दूं आपको, अगर अभी ये ओडीआई चल रहा होगा ना, सेम बॉलर, सेम रोहित शर्मा, सेम टाइम ऑफ द डे, सेम बॉल, जो डिलीवरी एकदम सेम हो, सेम जगह पे पिच कर रही है, सेम मूवमेंट हो रहा है, रोहित शर्मा आउट नहीं होंगे इस बॉल पे। क्यों नहीं होंगे? इंटेंट अलग होगा तो, क्योंकि बॉल अलग होगी। पिंक बॉल है, वो वाइट बॉल होगी। वो बॉल इतना कांटा बदलेगी ही नहीं, उस बॉल में इतना मूवमेंट ही नहीं होगा। यू डोंट नीड टू कॉम्पनसेट विद योर बॉडी। देन आप खड़े खड़े हैंड आई कोऑर्डिनेशन में चला सकते हो। सेम बैटर, सेम बॉलर, सेम टाइम ऑफ द डे, सेम कंडीशंस,
बस वो पिंक बॉल की जगह वाइट बॉल कर दो तो मूवमेंट सिवियरली रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। नहीं, बट द पॉइंट इज रोहित शर्मा का जो बैटिंग फॉर्म है ये बहुत टाइम सब गंदा चल रहा है ना। पिंक बॉल तो चलो अभी जाके खेला इनने, पिछली 12 टेस्ट इनिंग्स में तो नहीं खेल रहे थे वो पिंक बॉल से, उसमें तो रेड बॉल से ही आप खेल रहे थे। उसके बाद भी टाइम एंड टाइम अगेन, एंड आई थिंक आई गेट कि काफ़ी कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही अच्छी बॉल आ जाती है। रेड बॉल भी वाइट बॉल से ज़्यादा हिलती है। हाँ हाँ, तो विच इज यू सी के टेस्ट मैचेस में भी थोड़े स्ट्रगल्स हो रहे पेसर्स अगेंस्ट। अच्छा ओके। क्या ये कोइंसिडेंस है कि श्रीलंका वाली सीरीज में इतनी अच्छी बैटिंग करके एकदम से ही टेस्ट मैचेस में स्ट्रगल कर रहे हो? ऐसा भी नहीं कि बांग्लादेश वाली सीरीज में बहुत रन मार दिए। तो सिर्फ बात वो नहीं है कि मीडियोकर बॉलर्स वर्सेस गुड बॉलर्स की, श्रीलंका के बॉलर्स तो मीडियोकर थे। इट्स नॉट लाइक बांग्लादेश के बॉलर्स ही बहुत टॉप नॉच थे। नहीं, प्लस इधर वे आई थिंक ये जो पूरी डिबेट है कि भाई द बॉल वॉज टू गुड, भाई इवन द बैट्समैन इज टू गुड। तो हम लोग कब तक इस चीज को बार बार बोलते रहेंगे नहीं बॉल ही बहुत अच्छी आई थी। मतलब कोई एक आप डेब्यूटेंट को लाके नहीं कह रहे हो कि नहीं बॉल ही बहुत अच्छी आ गई इसलिए आउट हो गया। इवन द बैट्समैन इज टू गुड एंड वी एक्सपेक्ट कि वो आके मारेंगे ऐसी बॉल्स पर, परहैप्स इवन बेटर। हाँ, कि वो टिकेंगे आके। तो आई थिंक ये एक्सक्यूज जो है पूरा कि भाई द बॉल वॉज टू गुड सम टाइम सुनने में ठीक लगता है जब बॉल ही सही में बहुत ही गजब आ जाती है, बट मोस्ट ऑफ टाइम्स पर आपको एक टाइम के बाद ऐसा लगता है यार थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ज़बरदस्ती का हो रहा है ये। एंड सो इसी के चलते हुए आई थिंक ये फ्लॉ जो है इट कैन नॉट बी करेक्टेड एनी टाइम सून। हाँ, अभी तो बहुत डिफिकल्ट है। अब और इस एज में टेस्ट मैचेस फुलफिल करना बहुत मुश्किल भी है। या बट पॉइंट वही है कि इसके बेसिस पे हमें ये जज नहीं करना चाहिए कि उनको वाइट बॉल से भी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। आई एम स्टिल टेलिंग यू दिस सेम रोहित शर्मा विल परफॉर्म वेरी डिफरेंटली अगर अभी ओडीआई चल रहे होते तो। बॉल से बहुत फर्क पड़ जाता है। तो ये तो बात रही रोहित शर्मा की बैटिंग की, एंड क्लियरली अभी फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है। अब जो हमारे नेक्स्ट बंदे होने वाले हैं मेन डिस्कशन पॉइंट के, विराट कोहली, उनकी भी जरा बातें कर लेते हैं। क्योंकि देखो अभी तक ये डिबेट बहुत ज्यादा क्लियर थी रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए आफ्टर द 3-0 लॉस जब न्यूजीलैंड के साथ हुआ था कि दोनों का फॉर्म नहीं चल रहा है। एंड फिर विराट कोहली एकदम से आते हैं, सेकंड इनिंग्स में सेंचुरी मार देते हैं। हम लोग थोड़ा सा रियलिटी की बातें करेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि उस सेंचुरी ने कुछ भी क्लेम्स अभी तक जस्टिफाई करे हैं या फिर उन क्लेम्स को एकदम ही डिसरिगार्ड कर दिया? क्योंकि चलो मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करता हूँ, मेरे हिसाब से तो सेंचुरी वॉज टॉप नॉच, बट वैसे मैंने कुछ लोगों के ओपिनियंस भी लिए तो जो उल्टा आर्ग्यूमेंट देते हैं वो यही देते हैं कि दैट सेंचुरी केम इन मच ईजियर कंडीशंस। टीम के ऑलरेडी उस टाइम पे रन्स काफी बन चुके थे, अब ऑलरेडी जीत रहे थे एंड पिच भी काफी बेटर हो चुकी थी। बात सही है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप डिस्क्रेडिट कर दोगे सेंचुरी को। मेरा पॉइंट पूरा ये है कि आप कभी सेंचुरी को बोल ही नहीं सकते ऐसे। कि मतलब भाई बाकी लोग कितने लोगों ने मारी, तुम्हारी ऑस्ट्रेलिया में जाके उसे सेंचुरी मार दी, तो आप कभी इससे क्रेडिट नहीं ले सकते कि उनने सेंचुरी नहीं यार थोड़ी इजी कंडीशन में आई है, बाकी लोगों ने तो नहीं मारी इजी कंडीशन में। बट एट द सेम टाइम वही आपको एक थोड़ी सी ट्रू पिक्चर एक अनबायस्ड व्यू से देखोगे तो क्यों इस सेंचुरी ने वो क्लेम्स खत्म नहीं करे हैं, क्यों वो गलत प्रूव नहीं कर दिया उन्होंने वापस, इट इज बिकॉज वो जायसवाल वाली सेंचुरी नहीं थी। जायसवाल वाली सेंचुरी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट कंडीशन में आई थी, बहुत डिफरेंट सिचुएशन में आई थी जब टीम इंडिया का अपर हैंड नहीं था उस टाइम पे। सो विराट कोहली की ये तो आपको मानना पड़ेगा कि रिलेटिवली इजियर कंडीशन में आई थी, कंफर्टेबल कंडीशन में आई थी। उसका जो 100 उनका जो सेकंड पार्ट था आफ्टर 50 या 50-60 के बाद, तब ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट वाज नॉट टू टेक विकेट्स। उस टाइम पे था कि आप नेगेटिव बॉलिंग करके रन रोक लो, या तो उससे भी बहुत फर्क पड़ जाता है कि आप डाउन द लेग साइड बॉलिंग कर रहे हो, 3-4 फील्डर, अगर आप चौके नहीं मारे तो भी आप सिंगल ले सकते हो। उस टाइम पे मतलब बॉलर ये नहीं सोचा कि मैं आउट कैसे करूं, ये सोचा कि मैं रन कैसे बचाऊं या फिर डिक्लेयर जल्दी करूं। तो गेम का डायनामिक बहुत चेंज हो जाता है इसमें। और ये बहुत ही लॉजिकल और आई थिंक एक टेक्निकल पॉइंट है जो कि आप थोड़ा सा बस सोचना इसके बारे में जरूर। एकदम से ऑफेंड मत हो जाना कि नहीं ये कैसे बोल दिया, ये रियलिटी होती है, नहीं हर किसी के लिए होगी। विच इज वाई व्हेन वी सी कि सेकेंड टेस्ट मैच में अगर हम लोग आते हैं, जब मुंह के पीछे 3 फील्डर्स बैठे हुए हैं वहां पर, जब आपको कंसिस्टेंटली एक टप्पे पे 4th स्टंप की लाइन से बॉल बाहर आते हुए अंदर आते हुए दिख रही है, क्लोज इन फील्डर्स बैठे हुए हैं, तब रन बनना मुश्किल हो जाता है। मैं तो ये भी कहूँगा, अभी हमने रोहित शर्मा का एक बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट निकाला है। आई डोंट थिंक विराट कोहली के बहुत ज़्यादा टेक्निकल इश्यूज है भी। अच्छा, सुनील गावस्कर ने ये चीज़ बोली थी उनकी सेकंड इनिंग्स में जैसे आउट हुए थे वो, अभी जब हाँ सेकंड टेस्ट पोलैंड ने आउट किया, हाँ या
एंड उसमें काफ़ी लोगों ने जाके मीम बनाने स्टार्ट कर दिए थे, फिर वही आउटसाइड ऑफ स्टंप वाली बॉल पे उनने ऐसे करा. 7वें स्टंप 10वें आई थिंक एग्जैक्टली वो था नहीं स्पेसिफिकली, क्योंकि उनका बैट काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट में था. इट वॉज नॉट लाइक ही वॉज लुकिंग टू ड्राइव द बॉल फुली, एंड वो लिटरली जस्ट एज होके साइड गई थी. एंड उसको लेके सुनील गावस्कर ने भी यही कहा था, देयर वॉज नथिंग रॉन्ग विद द शॉट दैट ही वॉज प्लेइंग, इट वॉज जस्ट दैट की बॉल एक्चुअली में कुछ ज़्यादा ही बिट रही थी. अच्छा, इसको मैं थोड़ा एक्सपैंड करता हूँ, अपना ही पर्सपेक्टिव देता हूँ, ठीक है. अगर हम लोग टेक्निकल बात कर रहे हैं आज, तो बाय द वे आई होप आपको टेक्निकल चीज़ें पसंद आ रही होंगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना. यूजुअली हम ऑब्जर्व करते हैं कि लोगों को टेक्निकल चीज़ सुनने का मजा नहीं आता है. व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज, मैं वही कह रहा हूँ, आई डोंट थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ टेक्निकल इशू विद विराट कोहली. अगर एक हम लोग पॉइंट आउट करें, विच इज द मोस्ट ऑब्वियस वन, कि वो बाहर की बॉल को चेस करते हैं. दो पर्सपेक्टिव है इसके. विराट कोहली जब बैटिंग करते हैं, उनका जो स्टाइल है, रोहित शर्मा का स्टाइल क्या है, ही लेट्स द बॉल कम टुवर्ड्स हिम, एंड फिर वो पावर इतनी जनरेट करते हैं, एलिगेंस इतनी है कि ही कैन टेक इट फ्रॉम देयर ऑन. विराट कोहली का पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट्स इन हिज बैटिंग कि आई एम कमिंग एट यू, बॉल आ रही है, मैं उल्टा भी तैयार हूँ हथौड़ा लेके. तो मेनी टाइम्स यू विल सी कि वो बैट थोड़ा सा थ्रो भी करते हैं उस चक्कर में, झटके से मारने के चक्कर में. उसके चक्कर में क्या होता है कि जब भी आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल होगी और अगर आप उसको डिफेंड भी करने जा रहे हो, इनिशियली आपका रिस्पॉन्स थोड़ा सा हार्ड हैंड्स के साथ आएगा एंड बैट शायद थोड़ा सा बॉडी के दूर जाएगा. उसके बाद वो रिएक्शन रिस्पॉन्स से वापस बैट के पास आएगा आपके. तो उसमें आप इनएविटेबली एज करते ही करते हो. सेकेंड पॉइंट जो ये था, जैसे कि मैंने रोहित शर्मा के लिए कहा कि बॉल आ रही थी एंगल से अंदर, तो एज अ बैटर आप अवॉइड नहीं कर सकते. जब बॉल 140-150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही होती है ना, और आपको हाथ से छूटते हुए दिखती है कि बॉल अंदर आ रही है, आपको तब तुरंत बैट डालना होता है. आप ये नहीं सोच सकते कि बॉल शायद पढ़ के बाहर चली गई. यू विल ऑलवेज प्ले की अज्यूम कि बॉल पढ़ के अंदर ही आएगी एंगल के साथ, क्योंकि अगर मैंने उसको मिस कर दिया तो मैं एल्बो आउट हो जाऊंगा. राइट. जैसे हम स्पिनर्स के लिए कहते हैं ना, जडेजा की बॉल के लिए कहते हैं कि आप हमेशा उस बॉल के लिए खेलो जो कि पढ़ के अंदर आएगी. बाहर निकल गई तो आप बीट हो जाओगे, ज्यादा क्या होगा. उसमें भी विराट कोहली के साथ वही होगी, एंगल के साथ बॉल अंदर आ रही थी एंड देन पढ़ के फिर बाहर निकल गई तो एज लेके चली गई, विच इज व्हाट सुनील गावस्कर आल्सो सेड. अब इशू इसमें अगर आपको पॉइंट आउट करना तो ये है, आप नोटिस करना उस टाइम पे अगर विराट कोहली जब बैटिंग कर रहे थे, उनका जो गार्ड था आफ्टर शफलिंग, जो उनका ट्रिगर मूवमेंट होता है, उसके बाद ही वॉज वे बियॉन्ड दी मिडिल स्टंप, ऑलमोस्ट ऑफ स्टंप पे वो खड़े हो गए थे उस टाइम पे. इसके पीछे का रीजनिंग क्या होता है, यूजुअली एक बैटर क्या सोचेगा, समझ में आ रहा है ना बात. अगर तुम्हें समझ में आया तो ऑडियंस को समझ में नहीं आया. बेसिकली ट्रिगर मूवमेंट के बाद ऑलमोस्ट ऑफ स्टंप पे आ चुके थे. तो तब क्या होता है कि एसेंशियली इसके पीछे बैट्समैन सोचता क्या है कि अगर मैं आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल को चेस कर रहा हूँ, मतलब मेरी बॉडी वहां तक पहुंच तो पा नहीं रही है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं ऑलरेडी ऑफ स्टंप पे खड़ा हो जाता हूँ, ताकि फिर फोर्थ स्टंप की बॉल मुझे नेचुरल लगेगी खेलने में. ओके. इसकी लाइक फोर्थ स्टंप की बॉल मुझे लग रहा है कि अब मेरे ऑफ मिडिल पे पहले ही थोड़ा साइड में खड़े हो गए, क्योंकि पहले ही मैंने स्टंप्स कवर कर दिए, तो मेरी रेंज बढ़ गई है. इश्यू क्या है उसके साथ कि वो तब तक वैलिड है जब फिर अगर आप ऑफ स्टंप पे खड़े हो गए हो, तो एनी बॉल दैट इज आउटसाइड द ऑफ स्टंप, अब आपके पास इतना कंट्रोल है बॉडी पे, अपने माइंड पे, कि फिर आप लीव करो बॉल. फिर आप ये अज्यूम मत करो कि मेरे लिए कवर ड्राइव की बॉल है. बट आई थिंक वो चीज़ विराट कोहली के साथ शायद नहीं होती है. अच्छा. कि ही स्टिल ट्राइज टू चेज द बॉल. जैसे आप कितनी बार देखोगे, अगर वो ऑफ स्टंप पे भी खड़े हुए हैं, तब भी अगर उन्हें एक जूसी बॉल मिलेगी बाहर या जस्ट ऑन द राइज बॉल मिलेगी, मेनी अ टाइम्स ही वुड गो टू चेज इट. चाहे तो वो आराम से उस बॉल को छोड़ सकते हैं, उनको शायद लग रहा है कि वो उनके लिए ऑफ स्टंप की बॉल है, बट अगर आप ऑलरेडी ऑफ स्टंप पे खड़े हुए हो, तो आपकी जो ऑफ स्टंप की बॉल है वो एक्चुअली में 6ठा विकेट है. 3 विकेट प्लस 3 विकेट. तो क्या आपको जरूरत है उसकी? वो आई एम नॉट सेइंग कि पर्टिकुलरली इस इनिंग में ऐसा हुआ है, बट ये भी एक पैटर्न है जो मतलब एक वो ट्रिगर है उनका कि अगर आउटसाइड ऑफ स्टंप वाली बॉल आएगी तो मैं चेस करने जाऊंगा ना, क्योंकि चाहे ऑफ स्टंप पे ही मैं खड़ा हूं तब भी मैं जाऊंगा ही जाऊंगा. क्योंकि कवर्स, एक्स्ट्रा कवर्स के बीच में, कवर्स और पॉइंट के बीच में गैप्स दिख रहे होते हैं बंदे को. एंड विराट कोहली का है वो नेचर कि मैं स्कोर करने जाऊंगा, डोमिनेट करने जाऊंगा. तो आई थिंक दैट गेट्स हैवी ऑन द माइंड. वन सेकंड, हम लोग जस्ट कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, क्या पता है सच ना हो, बट जितना देख के लग रहा है ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि इससे फर्क तो पड़ता है. सेंस लग रहा है इस बात को सुनने में? हो सकता है. एंड वही मतलब ये जो ऑफ स्टंप पे खड़े होके भी आउटसाइड ऑफ स्टंप वाली बॉल चेस करना, आई थिंक आई काइंड ऑफ अग्री विद इट. क्योंकि देखा है ना. हाँ, क्योंकि वो जब भी आउट होते हैं हमेशा वैसे ही होते हैं, चाहे रिगार्डलेस वो चाहे कोई भी स्टांस लेके खड़े हो, किसी भी स्टंप को लेके खड़े हो. तो हाँ, इट डज मेक सेंस, हो सकता है ऐसा हो. और दूसरी बात मुझे जो कि हमने हमेशा कही, आई थिंक वो जो एक अपने आप से ऑब्सेशन है, एक्सपेक्टेशन है कि यार मैं, बहुत मुझे लगता है कि अगर आपको ग्रेटेस्ट बनना है तो आपको वो ऑब्सेशन होना भी चाहिए.
बट वो स्विच ऑफ कब होता है दिमाग, फिर वो नहीं हो पाता कई बार। आई थिंक हमेशा प्रॉब्लम यही आती है ऐसे एथलीट्स के साथ जो कि एकदम एलीट वाले माइंडसेट पे होते हैं कि दे ऑलवेज स्ट्रगल टू सेकंड बेस्ट, दे ऑलवेज स्ट्रगल टू बेसिकली अडेप्ट टू अ सिचुएशन जहाँ पे मे बी वो अपने बेस्ट पे नहीं है एंड दे हैव टू सॉर्ट ऑफ गिव इन टू द सिचुएशन। हमेशा वो उसी माइंडसेट में होता है कि मैं अभी भी कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ बट वाई समटाइम्स यू हैव टू टेक द बैक सीट, जो कि शायद कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड फॉर दीज रीजंस मुझे लगता है कि विराट कोहली की जो 100 IB है डज नॉट रियली एड्रेस द इशू। हाँ, जस्ट लाइक अगर अभी रोहित शर्मा 100 मार देंगे। अच्छा, पॉइंट ये भी है बाय द वे कि अभी 2 ही टेस्ट मैच हुए हैं, तो मैं ये चाहता हूँ सब लोगों से कि इतना ज़्यादा ओवर रिएक्शनरी भी मत हो। अगर अगले 3 मैच में दोनों ने 300 मार दी तो फिर क्या कहोगे? प्लस आई थिंक एक और पॉइंट ये भी जो कि रोहित शर्मा ने बाद में कहा था, लोग काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे थे बट व्हाट पीपल अगेन डोंट अंडरस्टैंड इज उनने ऐसा कहा कि ये पिंक बॉल है, हमने खेले ही गिन चुन के शायद 4-5 पिंक बॉल के मैचेस हैं एंड साल में एक बार ऐसा होता है हमें शायद पिंक बॉल टेस्ट मैच खेलने को मिलता है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी 27 खेल चुकी है और सारे जीती भी है। रेगुलरली उन्होंने अपना बना रखा है कि एक टूर होगा, कोई भी टीम आएगी तो हम एक तो पिंक बॉल टेस्ट मैच खेलेंगे। तो उनने ऐसे करके कहा था कि यूजुअली जब हम लोग खेल रहे होते हैं तो फिर जो साइड स्क्रीन होती है वो भी अलग कलर की होती है, बॉल भी अलग कलर की होती है एंड यहाँ जब पिंक बॉल में खेल रहे हैं तो वाइट होती है आगे साइड स्क्रीन और यहाँ पे पिंक बॉल होती है। तो लोग ऐसा कहने लग गए ये कैसा एक्सक्यूज है, ये क्या फालतू आता है, बट ये बहुत क्रिकेट इज अ टेक्निकल गेम, ये बहुत ज्यादा वैलिड एक्सक्यूज है। हाँ, प्लस मैं वही कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग अलग स्पोर्ट्स से कंपेयर करेंगे। जैसे काफ़ी लोग लिखते हैं कि फुटबॉल में तो बॉल रंग चेंज होता रहता है हर दूसरे मैच में। इट डज नॉट मेक सेंस बिकॉज क्रिकेट इज अ वेरी टेक्निकल गेम एंड ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है बहुत ज़्यादा इफेक्ट लाती हैं। एक फुटबॉल इतनी बड़ी है उसमें तुम्हें साइटिंग इश्यूज नहीं होने हाँ, होएंगे नहीं। क्या बातें कर रहे हो? फुटबॉल के गेम में साइटिंग का तो कोई इशू ही नहीं है। जब इतनी सी बॉल 150 किलोमीटर पर आवर पे आ रही होती है ना 22 यार्ड की दूरी से और पीछे क्राउड का मूवमेंट हो रहा होता है, तब टेस्ट होता है असली आपके रिफ्लेक्सेस का, आई थिंक। और ये देखो, ऑफ कोर्स हम में से किसी ने कभी पिंक बॉल से नहीं, मैंने तो कभी पिंक बॉल से नहीं खेला। जब इंडिया ही नहीं खेलती तो आप खुद ही समझ जाओ कि डोमेस्टिक लेवल पे, जूनियर लेवल पे कितनी मैचेस होते होंगे। आज तक मेरे लाइफ टाइम में तो मैंने कभी किसी को नहीं खेलते हुए देखा था। बट इसीलिए मैंने जितने क्रिकेटर्स का अकाउंट सुना है वो सब ये बोलते हैं कि क्या होता है बेसिकली आपकी आईज एडजस्टेड है बचपन से रेड बॉल और वाइट बॉल से खेलने के लिए। जब आप पिंक बॉल लेके आते हो, पहली बात तो उसका मूवमेंट अलग होता है जो कि आपने एक्सप्लेन करा, शाइन ज्यादा होती है, कोटिंग उसमें बहुत ज्यादा हो चुकी होती है लाकर की, तो मूवमेंट ज्यादा देती है बॉल। एंड क्योंकि शाइन ज्यादा है, वन सेकंड वेरी टेक्निकल पॉइंट, तो क्या होता है कि बॉल स्मूथ हो जाती है बहुत ज्यादा, तो फ्रिक्शन कम हो गया तो बॉल स्किड बहुत करती है। स्विंग तो हवा में करती है, फिर स्किड भी बहुत ज्यादा करती है। तो ये जो बिहेवियर है बॉल का ये बहुत ही अलग है एक रेड बॉल और एक वाइट बॉल से। तो आपकी आईज एडजस्ट हुई नहीं होती और आपका दिमाग जो कि आपकी अल्टीमेटली मसल्स को सिग्नल भेजता है कि कैसे बिहेव करना है, वो एडजस्टेड है वाइट बॉल रेड बॉल के लिए। तो क्या होता है कि क्योंकि ये क्रिकेटर्स फिर भी टॉप एथलीट्स हैं तो ये मैच तो खेल लेते हैं, बट क्या होता है हमेशा कि जब भी आप एक बॉल फेस कर रहे हो और जब बॉल आ रही है 150 किलोमीटर पर आवर पे, तो माइंड आपका रिएक्ट तो कर देगा बट वो एक 0.0001 सेकेंड शायद डिलेड रिस्पॉन्स आएगा। एंड वो उतना सेकंड काफी होता है आपका बैट के बीच में लगने से एज अपोज टू विकेट पे लगने से। बॉल का जो डिफरेंस है ना वो इतने सेकंड में हो जाता है। प्लस वैसे भी ना काफी लोग, कितने लोगों तो ये बोलते हैं, सुना है कि क्रिकेटर जो है जब वो खेलने जाता है तो वो सोचता नहीं है शॉट मारने से पहले कि बॉल आ रही है, अच्छा ये इस जगह पे आ रही है तो मैं ऐसे शॉट मार दूंगा। उस टाइम पे जब वो इतना ज़्यादा घिस चुके होते हैं तो इट इज़ अ सेकंड नेचर फॉर देम। वो सोचते नहीं है मारने से पहले, इट इज़ अ माइंड मसल कनेक्शन जो कि उनका बस चल जाता है। तो जब वो 0.something समथिंग सेकेंड्स का आपको टाइम मिलता है रिएक्ट करने के लिए, तो ऑब्वियसली दी स्मॉल डिटेल्स विल मेक अ डिफरेंस। फॉर दैट रीजन मैं, अच्छा चलो यहाँ से अपने नेक्स्ट डिबेट पे चलते हैं। Is this the worst Indian batting lineup that we have seen? अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें टेस्ट मैचेस में, आई थिंक इट इज। हाँ, मतलब मैंने ऑफ कैमरा तो नहीं बोला था बट नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, तो भाई ऑब्वियसली पहले वो 5 वाले लोग आएंगे, राहुल द्रविड़, सचिन, गांगुली, लक्ष्मण सहवाग, या धोनी भी थे बाद में। उसके बाद भी जब नेक्स्ट वाला आया उसमें रहाणे, पुजारा सब थे। विराट कोहली तो ऑब्वियसली थे ही, हाँ राइट। शिखर धवन, रोहित शर्मा भी थे उस टाइम पे।
आई थिंक ये 21st सेंचुरी की सबसे वीकेस्ट इंडियन बैटिंग लाइनअप है। और ये तो हमने ऑन पेपर की बात करी है, बट अगर हम लोग परफॉर्मेंस वाइज भी देख लें, देखो बाहर का जो इशू है वो तो हमेशा से था ही, बट अब हम लोग घर पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने लग गए हैं पिछले 10 सालों में। बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने लग प्लस वही ना, घर में भी ऐसा ही होता है एंड में आके कोई ना कोई प्लेयर बचा लेता है, वरना इन जनरल पूरी टीम स्ट्रगल कर रही और होती मैं है। बहुत ऑनेस्टली बताऊं, कई सारे जो रोहित शर्मा विराट कोहली फैंस हैं वो सचिन को या फिर उन जनरेशन को डिमीन करते हैं ये बोलकर कि आज के टाइम के पिचेस एकदम गड्ढा होती हैं, तो उसमें स्पिन बहुत ज्यादा हो रही होती है, रैंक टर्नर्स होते हैं, उस टाइम पे तो पाटा विकेट हुआ करती थी, ऐसा बोलते हैं लोग। मैच देखा भी नहीं होगा उन्होंने। बहुत सिंपल इसको मैं आर्ग्यूमेंट को 2 मिनट में उड़ा सकता हूँ। उन्हीं विकेट्स पे अश्विन ने 6 सेंचुरीज मार रखी हैं, रोहित शर्मा विराट कोहली अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, जडेजा हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स इन द मिडिल ऑर्डर। पिछले 5 सालों में घर का रिकॉर्ड जडेजा का वन ऑफ द बेस्ट है, इवन बेटर देन केएल राहुल एंड विराट कोहली, बाय द वे, जिनको नहीं पता है। एवरेज देखना 35 के ऊपर की है। थर्डली, सचिन तेंदुलकर का जो एरा था, गांगुली का जो एरा था, द्रविड़ तो मतलब भाई एपिटोम ऑफ टेस्ट मैचेस। इनके अगर आप घर की बैटिंग परफॉर्मेंस भी देखोगे ऑन सो कॉल्ड बेटर विकेट्स, वी हैव हैड द सेम लेवल ऑफ विकेट्स इन द पास्ट 2 years इन इंडिया ऑल्सो। न्यूजीलैंड वाली सीरीज के पहले 2 विकेट्स कोई बहुत ज्यादा रैंक टर्नर नहीं थे भाई, पुणे और बैंगलोर वाले। इंग्लैंड वाली सीरीज में जो 4 टेस्ट मैचेस हुए थे वो एक भी रैंक टर्नर नहीं था उसमें से। उसमें कितने रन सबने कितने मार लिए, उसमें भी जायसवाल आपको आउट परफॉर्म कर रहा है। देयर इज अ क्लियर लैक ऑफ एबिलिटी टू प्ले स्पिन। इसको आप विकेट पे और पिच पे कब तक आप ब्लेम डालोगे? आई थिंक इस टाइम पे तो मतलब जो लोग शायद ऐसा कर भी रहे होंगे, आई थिंक इस टाइम पे वो लोग भी समझ गए होंगे। पहले में लग रहा था कि हमें स्पिन खेलने में प्रॉब्लम है भाई, अब बाहर आए तो अब लग रहा है पेस भी खेलने में प्रॉब्लम है। बाहर का पेस का प्रॉब्लम इनएविटेबल रहा है, कंडीशन अलग होती है, है। तो उसके लिए ब्लेम नहीं करूंगा। मेन क्वेश्चन पॉइंट ये आता है कि आप जो अभी तक पिचेस को ब्लेम कर रहे थे, पिचेस में प्रॉब्लम नहीं है, स्किल में प्रॉब्लम है। वो डोमेस्टिक गेम्स ना खेलने की वजह से फर्क पड़ता है भाई। प्लस वही ना, इतना पोलराइज हो गया है गेम कि आपको लगातार पूरे साल T20 खेलना है और फिर आप एकदम से आपको टेस्ट में स्विच करना है, 100%। तो वो एबिलिटी में फर्क पड़ता है। हाँ, टू सम गाइज लाइक विराट कोहली में भी वो सेकंड नेचर हो उनके लिए, क्योंकि वो थ्रू आउट हिज करियर करता आया है, बट एट द सेम टाइम टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर उनको वो भी स्ट्रगल करेंगे अडेप्ट करने में। एंड ये भी बहुत वैलिड, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा पॉइंट आज के टाइम पे कि टेस्ट मैचेस जल्दी क्यों खत्म हो रहे हैं एंड इंडिया इतना स्ट्रगल क्यों कर रही है, वो यही है कि आपको तीनों फॉर्मेट खेलने को सबका मन है, बट आप क्या स्विच कर पा रहे हो उतनी जल्दी? हम किसी भी प्लेयर को फोर्स नहीं कर सकते कि आप एक ही फॉर्मेट खेलो, बट ये कॉल या तो बीसीसीआई को लेनी पड़ेगी या तो प्लेयर्स को खुद लेनी पड़ेगी। प्लस प्लेयर ने आगे खुद बोला भी है, जो हमारे नंबर 1 खिलाड़ी हैं अभी नंबर 1 पे खेलने वाले शुभमन गिल, उनने ये चीज़ बोली थी कि अब एकदम से टेस्ट खेल रहे हो फिर T20s खेलना है, तो वो स्विच होने में टाइम लगता है। एंड वो लगातार आप ऐसे नहीं कर सकते कि हमने आज टेस्ट मैच खेला, कल T20 और अब मैं 200 की स्ट्राइक रेट से रन भी मार दूंगा, फिर अगले दिन 50 के स्ट्राइक रेट से टेस्ट क्रिकेट भी खेल लूंगा, तो वो प्रॉब्लम आएगी सारे प्लेयर्स को। आई थिंक स्टेटिस्टिकली ऑल्सो मैं स्टैट्स देखे नहीं है, बट आई एम श्योर जैसा इनका पिछले 1-1.5 साल में रिकॉर्ड रहा है अगेंस्ट स्पिनर्स, वेरी क्लियरली ये दे आर वन ऑफ द दिस इज वन ऑफ द वीकेस्ट बैटिंग लाइनअप्स दैट इंडिया ने कभी देखा है टेस्ट मैचेस में। एंड इसमें बहुत बड़ा रीजन ये भी है, टू देयर क्रेडिट, की ट्रांजिशन चल रहा है, काफी सारे यंगस्टर्स हैं। शुभमन गिल एक ऐसे नंबर 3 बैटर है जो कि हमने पिछले 20 सालों में देखा ही नहीं था। अभी तक हमारा एक वो वॉल वाला टेम्पलेट होता था जिसमें पुजारा एंड द्रविड़ थे, तो एक स्ट्रैटेजी में भी शिफ्ट आया है। केएल राहुल अभी फिक्स नहीं हुए टीम में, ऋषभ पंत अंदर बाहर हो गए बिकॉज ऑफ हिज एक्सीडेंट, रोहित शर्मा विराट कोहली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ आ रखे हैं, बट दैट डज नॉट चेंज द रियलिटी कि ये इंडीड आई थिंक वन ऑफ द वीकेस्ट इंडियन टेस्ट बैटिंग लाइनअप्स है। सोचने में तो लगता है कि कैसे बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि नाम इतने बड़े हैं, बट एक्चुअली अगर आप देखो तो ये फैक्ट है। कुड बी रॉन्ग, आई वुड लव टू हियर द ऑपोजिट आर्गुमेंट ऑल्सो। बट जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है, सिराज और जायसवाल की जरा बातें करनी थी, ट्रोलिंग हुई है जरा इनकी। Once again, भाई लेट्स कॉल आउट द हिपोक्रेसी ऑफ द फैंस। सबसे पहले तो जायसवाल का भाई मतलब लोगों जैसे पलटे हैं, मतलब स्टार का तो मतलब लोग पूजा करने लग गए एकदम से अगले दिन आके, जब उसने वही 6-7 विकेट ले लिए थे और लगातार पूरे नेट पे यही था, इज इट स्टिल स्लो, क्योंकि जायसवाल ने कहता था यू आर कमिंग एट मी टू स्लो। पहली बात तो लोगों को उसके पीछे की स्टोरी भी एग्जैक्टली पता नहीं है। ये स्टार्क ने अपने बाद में मैच के इंटरव्यू में ये चीज़ बोली थी, और वो आधे लोगों ने देखा नहीं।
लोगों को लगा उसने बॉल डाली और उसने कह दिया देख के भाई जायसवाल ने कि यू आर कमिंग एट मी टू स्लो, खुद ही बोल दिया। स्टार्क ने खुद ये चीज़ बोली, पहली बार तो उसने चीज़ सुनी नहीं थी कि टू स्लो बोला है उसने ऐसे करके बोला कि मैंने एक बॉल डाली इसे और इसने उस पर फ्लिक करके चौका मारा। फिर उसके बाद सेम बॉल इसने वापस डाली और उस पर उसने डिफेंड करा। तो स्टार्क ने कुछ ऐसा करके बोला था कि वो फ्लिक शॉट वापस लेके आओ ना, तब इसने कहा यू आर कमिंग एट मी टू स्लो। तो पहली बात तो जायसवाल का भी वो इनिशियल रिस्पॉन्स नहीं था, उसने स्टार्ट नहीं करी थी वो चीज़, उसने पलट के जवाब देने में बोली। फिर सेकेंडली अगर उसने बोल भी दी तो आपको इतनी क्या प्रॉब्लम हुई कि अगले दिन जब स्टार्क ने आके विकेट ले लिए, दिस इज अ गेम ऑफ क्रिकेट, किसी दिन आपका मैच, किसी दिन आपका गेम चलेगा, किसी दिन आपका गेम नहीं चलेगा। दैट इज वाई पीपल से दिस इज अ वेरी गुड लेवलर ऑफ अ गेम करके लोग कहते हैं ना। तो उसके अगले दिन आके जायसवाल पे लोग ऐसा पलट गए और ये देख के जेन्युइनली इतना गुस्सा आया। एक वो मीम भी आया था जिसमें जायसवाल और सिराज खड़े हैं और उसने कहा सॉरी यार कि हमने तुम्हारे भगवान को ट्रोल कर, क्या कहते हैं, पलट के जवाब दे दिया, हमें वैसे ही रहना चाहिए था जैसे पिछली जनरेशन रहती थी ताकि लोग हमें अभी भी ओप्रेस कर सके। भाई आई टोटली अग्री विद इट। एंड अगर यंगस्टर्स ऐसी फायर लेके आ रहे हैं, कितना भी कह लें 7 विकेट ले भाई 160 मार दिए ना उसने। नहीं यार, ये हिपोक्रेसी सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम ऑस्ट्रेलियंस की बात कर रहे हैं। एंड जैसे मुझे लगता है ना, जो ये अभी लोग बना रहे हैं कि इंडियन फैंस को बाहर के फॉरेनर्स की पूजा करनी होती है, वो तो चलो है ही, बट अगर ये अभी सेम चीज विराट कोहली ने भी बोली होती ना तो मैं तारीफ ही कर रहा हूँ। तो वो आइडल वर्शिपिंग भी आ जाती है इसमें। अगर जो चीज जायसवाल ने बोली वो चीज विराट कोहली बोलते हैं तो वो भी चलता। एंड लोग कहेंगे कि भाई विराट कोहली का स्टैचर कहाँ है, बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। विराट कोहली जब 2014 में 25-26 साल के थे, तब जब वो करते थे ना, तब भी लोग तारीफ ही करते थे। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्टैचर की बात है। एंड अगर परफॉर्मेंस की बात है तो उसने उसी इनिंग में 160 मारे ना। अगर ऑस्ट्रेलियंस ये करते हैं तो ऑसी मेंटालिटी हो जाती है। हम कहते हैं कि हमारे अंदर वो मेंटालिटी क्यों नहीं है। हम अगर स्लेजिंग कर रहे हैं इन अ वेरी हेल्दी वे, बाय द वे, कोई अब्यूजेस नहीं हुए यहाँ पे। अब्यूज वाली चीज हुई है सिराज के साथ, और वो भी बहुत उल्टी ट्विस्ट कर रखी है लोगों ने, उसको भी एक्सपोज करते हैं। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम भाई, आप क्यों, और ये करना जरूरी भी है, इट्स इन गुड टेस्ट। जब स्टार्क ने हर्षद राणा को बोला था कि यू आर नॉट फास्टर देन मी, आई रिमेम्बर, आई हैव अ लॉन्ग मेमोरी, तब कुछ नहीं हुआ था। क्या भाई, तो वही एक एग्जांपल तुम्हारे सामने ही पिछले टेस्ट मैच का है। अभी हमने बात करी कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में लोग कंसिस्टेंसी रखते हैं, बट द प्रॉब्लम है कि इंडियन क्रिकेट टीम में ही लोग कंसिस्टेंसी नहीं रखते। अगर कोई एक सीनियर प्लेयर वो चीज़ कर देगा तो लोग वाह वाह करेंगे, और फिर अगर एक जूनियर प्लेयर जो कि परफॉर्म कर रहा है, अगर स्टार के अगेंस्ट 160 रन मार दिए तो वो जायसवाल का भाई, और किसने 100 मार दिया इंडिया से? हाँ, किसने 100 मार दिए, प्लस ये स्टार की बेइज्जती है भाई। उसने आके 7 विकेट ले लिए तो वो तो महान प्लेयर है ही, वो तो उसको तो करना ही चाहिए। हाँ, कल को रोहित शर्मा विराट कोहली 100 मारेंगे तो उनका काम है भाई। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में पहली बार आके वो टेस्ट मैच खेल रहा था, उसने 160 मार दिया आपके बेस्ट बॉलर पे, और फिर आप कह रहे हो कि नहीं आपने कैसे बोल दिया ये चीज। वो तो बोलेगा ही भाई। एजाज पटेल ने अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा का विकेट ले लिया तो उसमें विन एजाज पटेल, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, विराट कोहली और उनका वो नहीं कि एक दिन आउट हो रही है। तो जायसवाल तो 22 साल का लड़का है, पहला टेस्ट मैच उसका ऑस्ट्रेलिया में, वो तो ही हैज नथिंग टू लूज, वो तो बोलेगा ही। बेइज्जती इसमें एग्जैक्टली दूसरे बंदे की है जो लेजेंड है वहाँ के। आई थिंक बहुत ज्यादा हिपोक्रेसी है। आई फुली सपोर्ट जायसवाल यहाँ पे, तो मैं चाहता हूँ कि ये फ्लेवर और ये एग्रेशन हमें थ्रूआउट रहे। हाँ, राइट। अभी हमने 2014 बीजीटी के ऊपर एक पॉडकास्ट बनाया था पिछले हफ्ते, उसमें हमने कितना डिस्कस किया कि वो सीरीज इतनी आइकॉनिक क्यों है, हम लोग इतनी तारीफ क्यों करते हैं उस टीम के इंटेंट की, कि भाई कोई बंदा बकवास कर रहा है तो 2 बातें हमसे सुनेगा प्लस हम रन भी मारेंगे। तो यार जायसवाल को क्रिटिसाइज करना आई थिंक बहुत हिपोक्रिटिकल था। मैं कह रहा हूँ रन नहीं भी मारेगा ना, हाँ, तो भी करना चाहिए। आई थिंक टेस्ट क्रिकेट स्पेसिफिकली यहाँ पे तो माइंड गेम्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जब आपको पता है कि एक बंदा 100 पूरे ओवर 100 ओवर कह रहा हूँ 100 बॉल खेल चुका है, उसके बाद भी वो आउट नहीं हो रहा, तो यू हैव टू डू समथिंग। इधर उधर जाके आपको उल्टी सीधी चीजें बोलनी पड़ेगी जाके उसका ध्यान बटे थोड़ा। और उसमें भी अगर आप ये हेजिटेट करने लग गए तो फिर कि भाई नहीं वो हमारा सीनियर है, वो लेजेंड है, तो फिर आप रहने दो भाई, फिर आप जीतने नहीं आए हो गेम को। ये इंडियन टीम दबने वालों में से है भी। अब वो टाइम गया। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलियंस अब इसलिए रिस्पेक्ट भी इतनी करते हैं। जो सेकंड पॉइंट है सिराज वाला, इसको देखो, हम अगर तुम हमारे सारे पॉडकास्ट देखोगे, मैंने हमेशा सिराज को डिफेंड करा है कि इनफैक्ट लोग कई बार क्रिटिसाइज करते हैं कि क्यों इतना लो है बॉडी, कि क्यों इतना लोग जो है लोगों को जो है ये क्या कहते हैं उसको इग्नाइट करता है जबरदस्ती का, चुगली करता है। बट चुगली करता तो उंगली करता है ज़्यादा। मेरा हमेशा कहना ये होता है कि समटाइम्स जब कोई विकेट नहीं गिर रहा होता, जब पिच से आपको हेल्प नहीं मिल रही होती, तो फिर आपको माइंड गेम्स खेलने पड़ते हैं। एंड उसमें आपको कई बार सिराज जैसा एक कैरेक्टर चाहिए होता है
जो कि जानबूझ के उस टाइम पे फिर इग्नाइट करने लग जाए वो ईगो बैटर की, पंगे ले। एंड आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा पे खड़ा होता है, विराट कोहली खड़ा होता है, उनको पता नहीं होता सब हो रहा है, ये सब थॉट आउट होता है। ये एक एक्सेप्शन है, ये थॉट आउट नहीं था, ये एक रिएक्शन था। जब इनिशियली हुआ था तो मैंने मोहित शर्मा ऑफ स्टेज बात किया था, मैंने कहा था क्यों फालतू में कर रहे हैं। मेरा इनिशियल रिस्पॉन्स तो यही था कि आप 140 रन खा चुके हो, आपने उसका कैच भी छोड़ा था जब वो 70-80 रन पे था, उसके बाद आपने उसको आउट कर दिया, तो कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, मतलब उसने अपना डैमेज जो करना था गेम जिता दिया उसने पूरा। तो उसके बाद आई थिंक गावस्कर ने भी सेम चीज कही है ये, कि ये सेलिब्रेट करने को अननेसेसरी था। ये इसका एक फ्लिप साइड क्या है, विच आई हैव बिकम मोर सेंसिटिव टू इन द पास्ट 1 or 2 days, जब मैंने फालतू का ये नैरेटिव देखा सिराज के अगेंस्ट। देखो सिराज क्लियरली, अब देखो सिराज भी एकदम दूध का धुला तो कोई भी नहीं है, एग्रेशन दोनों साइड से होता है। तो सिराज कितना भी कहे कि मैं अपने आप में सेलिब्रेट कर रहा था, अगर मैं तुम्हें ऐसे मतलब कि तुम्हें मार दूंगा ऐसी आंखों से देख रहा हूँ एक्सप्रेशन के साथ और सेलिब्रेट मैं अपने आप में कर रहा हूँ, तो बैटर ऑफ एंड होगा ही होगा। एंड लेट्स नॉट डिनाई दैट वो था, वो एग्रेसिवली देख रहा था उसकी तरफ, चाहे वो अपने आप में सेलिब्रेट कर रहा हो। बट टू से कि ट्रेविस हेड वेल बोल्ड बोल रहा था, अरे भाई मतलब इतना ब्लेटेंट लाया था भाई वो जो उसने आके बोला है भाई, बेशर्मी की हद है, ओन अप टू इट, बोलना कि मैंने गाली दी है, राइट। तुम मीडिया में आके झूठ बोल के कि इफ दिस इज हाउ दे वांट टू पोर्ट्रे देमसेल्व्स इन द सीरीज, और इसके बाद तुम ऑस्ट्रेलियंस की मेंटालिटी और उनसे कह रहे हो कि इनसे सीखो, उनकी रिस्पेक्ट करो। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट दिस इज हैपनिंग कि एक ऑस्ट्रेलियन आके मीडिया में आके झूठ बोल दे उल्टा सीधा। हमने मंकी गेट स्कैंडल भी कवर कर रखा है और उसमें भी ऐसी उल्टी सीधी चीजें बोली गई थी। सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है सिराज का भी लाइक जस्ट टू डिफरेंट है, मुझे ऐसा लगता है कई बार ऐसा होता है जब आप थ्रू आउट द मैच ऐसे लगे पड़े होते हो, उसने 140 जो मारे वो भी मतलब ओडीआई स्टाइल में मारे भाई, पीट के मारे उसने, गजब खेला है उसने, हाँ गजब खेला है। बट एट द सेम टाइम जब आप इतने टाइम से लगे पड़े होते हो और फिर फाइनली सिराज ने जो आके बोला था, इसके बाद सिराज ने कॉल आउट भी करा था उसे, और सिराज ने ऐसे करके बोला कि वो झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं करा था उसने, सही करा। पर एट द सेम टाइम इफ यू वॉच दैट इंटरव्यू, सिराज ने ये कहा था स्टार्टिंग में, पहले वो बोला था कि उसने बैटिंग बहुत अच्छी करी, और ये पहले बोला, फिर कहा कि जब आप बॉल अच्छी डाल रहे होते हो और बैट्समैन तब भी अच्छा खेल रहा होता है तो आपको रिस्पेक्ट तो करनी पड़ती है उसकी, बट एट द सेम टाइम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि बॉल में अच्छी डाल रहा हूँ पर तब भी रन पड़ रहे हैं जबरदस्ती के। पता है कि सिराज है इमोशनल, हाँ, और हर किसी को आप एक वही सेम छड़ी से आप हर किसी को नहीं नाप सकते। अगर रोहित शर्मा जैसा प्लेयर हो या फिर लेट्स से कोई थोड़ा काम प्लेयर, हम लोग नाम ले लेते हैं, जैसे जसप्रीत बुमराह, उतना ज़्यादा उछल के कभी लड़ाई नहीं करते। जसप्रीत बुमराह अगर विकेट लेंगे और अगर वो पिट रहे होंगे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा, तो भी वो ऐसे सेलिब्रेट नहीं करेंगे कि वो घूरने लग जाएंगे ऐसे करके किसी को। बट सिराज एक थोड़ा ही इज़ एन इमोशनल चैप, एंड तो वो आके सेलिब्रेट करेंगे, तो वो हर किसी का अलग अलग तरीका होता है। रोहित शर्मा सेंचुरी मारेंगे तो विराट कोहली से सेलिब्रेट नहीं करेंगे, पर विराट कोहली की स्पेशलिटी ये है कि वो करेंगे ऐसे सेलिब्रेट। और अल्टीमेटली बात यही पे आ जाती है, अगर हम लोग भी कह रहे हैं, कोई भी कह रहा है, गावस्कर साहब कह रहे हैं कि अननेसेसरी है, वो सब ठीक है, बट अगर यही चीज़ अभी ऑस्ट्रेलियंस कर रहे होंगे तो सब जस्टिफाइड होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे हिपोक्रेसी बहुत आ जाती है। शायद मुझे भी पर्सनली, अगर मैं होता, मैं तो ऐसे सेलिब्रेट नहीं करता, अगर मैं पूरे दिन पिटा हूँ और एक बंदे 140 मारा, आई वुड अप्रिशिएट दैट। बट अगर सिराज वो कर रहा है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अब क्यों कर रहे हो, ये पूरा हक बनता है करने का। वो शायद मेरे मॉरल से अग्री ना करता हो, बट आई डोंट थिंक ही डिड एनीथिंग रॉन्ग, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस भी करते हैं ये चीज़। हाँ, ऑस्ट्रेलिया करते हैं, और प्लस इट वाज अ रिलीज। हाँ, इतने टाइम का फ्रस्ट्रेशन जो बिल्डअप हुआ था, फिर वो रिलीज हुआ उस चक्कर में। इस मैच की जाने में मैंने 3-4 बार तो हाइलाइट्स देख ही ली है। वन बीइंग जो हम कल रात को दोबारा देख रहे थे टीवी पे, जस्ट साइड पे शॉट मारे ट्रेविस हेड। हाँ, अरे भाई खड़े खड़े फ्लिक मार रहा है, अश्विन को तो पता नहीं लिटाल लगे कितने अनप्लेएबल लग रहा था पूरा टाइम। क्या बॉल डाल दे आदमी, क्या कर दे कि वो आउट हो जाए। जरा सी बॉल ऊपर पिच हुई तो ये भी नहीं कि कवरिंग थ्रू द ड्राइव्स, सीधा ऊपर से मार रहा है, क्लियर कर रहा है पूरे सर्कल को, तो वो डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन तो आएगा ही आएगा। वन सेकंड पॉइंट भी अगर मिडिल स्टार के कर रहा होता तो बहुत अच्छा बोल। हाँ, ऑस्ट्रेलियंस जब भी करते किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो एटलीस्ट बैक द पीपल फ्रॉम आवर कंट्री यार। मुझे तो बहुत ज़्यादा हिपोक्रेसी लगी, एंड बहुत सैड है देखना कि अभी भी ये चीज़ हो रही है कि आप एक टेस्ट मैच में प्रेस कर रहे हो तो अपने प्लेयर्स को, और फिर गाली देना चाहते हो। मतलब मैंने ट्विटर पे लोगों को देखा बोलते हुए कि डिस्गस्टिंग है जायसवाल के पार्ट पे कि आपने एक लेजेंड को क्या लेजेंड भाई। एक और बात आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब प्रोफेशनली क्रिकेट खेल रहे होते हो ना, आप फील्ड पे किसी को ऐसा लेजेंड नहीं देखते। इट इज योर ड्यूटी
टू नॉट लुक एट एनीवन एज व्हेन यू स्टेप ऑन द पिच तब वो चीजें एकदम अरे अलग भाई होती तुम हैं। हमारे छोड़ दो, महाभारत से देख लो, ठीक है, वो रिस्पेक्ट होती है फील्ड के बाहर, कुरुक्षेत्र के बाहर थी। जब किसी का वध करना था तो वो चाहे कितनी भी उम्र के हो, चाहे कितनी भी स्टैचर के हो, जब धर्म की स्थापना करनी थी, जो करना था वो करना था। जब अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करके पिच पे जा रहे हो ना, तो आप ये नहीं देखते कि मेरे सामने कितना बड़ा लेजेंड है। अगर ऐसा होता तो सचिन को कोई आउट नहीं करने जाता। प्लस द फनी थिंग इज कि ऑस्ट्रेलियन ही चीज रियलाइज करते हैं। हाँ। स्टार्क ना के जिस तरीके से उसका वो बोला है, जैसा रिएक्शन था उसका, बहुत फनी था, उसने बहुत Funny था, लाइट वे में लिया उसे उस पता है चीज कि को। वो चीज फील्ड पर है। हाँ, और ये हम ही लोग हैं अपनी कंट्री की जो इस चीज को समझ नहीं पाते। वो सबसे सैड पार्ट है इस पूरी चीज का। तो आई होप दैट पीपल लर्न फ्रॉम दिस, बिकॉज ऐसा मुझे लगने नहीं वाला कि होगा भी ऐसा कुछ। हाँ। एटलीस्ट वी आर डूइंग आवर जॉब। नेक्स्ट पॉइंट विच इज कि बुमराह के ऊपर कितनी ओवर डिपेंडेंसी हो चुकी है। या अगर हम लोग इस रियलिटी की भी बात करें, इस टेस्ट मैच में भी सिराज ने 4 विकेट लिए, बट वो 4 विकेट आखिरी के 4 विकेट थे। हाँ, एंड यस, उसमें ट्रैविस हेड का विकेट था, एलेक्स कैरी का भी विकेट था, बट तब तक गेम खत्म हो चुका था। देयर इज अ क्लियर ओवर डिपेंडेंस ऑन जसप्रीत बुमराह। एंड इसमें बहुत बड़ा रीजन एक तो ये है कि अश्विन का सही तरीके से मुझे नहीं लगता कि इस्तेमाल हुआ वंस अगेन। वो कप्तानी की सेकंड बात करेंगे। एंड सेकेंडली हर्षित राणा, यस प्रॉमिसिंग साइंस अभी भी मैं कहूँगा बहुत है, बट इट इज ऑल्सो वेरी क्लियर कि बहुत रॉ स्टेज पर है अभी, बहुत यंग एज है, ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेले हैं। हाँ, उनको बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक करा गया है, तो नेचुरली बहुत ज्यादा अभी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। और मैं ये भी कहूंगा कि अब उसको गाली देना मत शुरू कर देना लड़का। हर्षित राणा को ना। वो भी शुरू हो रहा है धीरे-धीरे। या इसने ऐसा किसी कर की दिया, भी अगर डेब्यू सीरीज है तो आप डेब्यू सीरीज का स्टार्टिंग काफी सीरीज में आप ऐसा नहीं कह सकते नहीं यार अब इसे निकाल दो, ये तो चल नहीं रहा। पहली बार तो उसने प्रॉमिसिंग साइंस दिखा दी ऑलरेडी फर्स्ट टेस्ट मैच तभी में भी, पहुंचा है यहाँ तक। तभी पहुंचा है, तभी सेकंड टेस्ट मैच में उसे चांस भी दिया गया है। एंड जस्ट बिकॉज अब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई, पहली बात तो डेब्यूटेंट से आप एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आए, उसके बाद भी उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इसका मतलब डेफिनेटली प्रॉमिस है बहुत ज्यादा उसके अंदर। बट मैं ये भी कहूंगा एट द सेम टाइम कि इट वाज अ बिट अनफेयर फॉर आकाशदीप कि वो अभी पूरे होम सीजन में वन ऑफ आवर बेस्ट बॉलर्स निकल के आ रहे थे, इनफैक्ट इवन बेटर देन सिराज एट टाइम्स, और आपने उनको ऑस्ट्रेलिया में आते ही निकाल दिया। अब पहला टेस्ट मैच हम जीत गए तो किसी ने पॉइंट आउट नहीं कराई है, बट अब जब हार रहे तो ये चीज दिख रही है। एंड क्या वो शायद थर्ड टेस्ट मैच में वापस आएंगे, आ भी जाए शायद, अभी डिस्कस करते हैं कुछ दिन में। तो मुझे लगता है कि यस हर्षित राणा बहुत रॉ है, एंड परहैप्स अभी आकाशदीप अगर होते तो शायद थोड़ा बेटर सपोर्ट देता, बेस्ट होता कि शमी होते। या तो ये डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। अगर बुमराह नई बॉल से 2-3 विकेट नहीं निकालते, एंड वो भी वो इतना रेगुलरली कर पाते हैं बिकॉज ही स्पॉट ऑन विद द एक्यूरेसी। इस टेस्ट मैच में थोड़ा सा ऑफ था, जैसे तुमने देखा होगा स्टैट है कि पहले टेस्ट मैच में इंडिया ने जितनी नंबर ऑफ बॉल्स, परसेंटेज ऑफ बॉल्स विकेट पे डाली थी, उससे आई थिंक आधी से भी कम थी ऑस्ट्रेलिया की। और इस मैच में उल्टा हुआ, ऑस्ट्रेलिया जो है वो विकेट्स पे बॉल डाल रहा था। कितने सारे जो एलबीडब्ल्यू स्टार्क ने करे, जायसवाल का, अश्विन का, प्लम मारे ऐसे ही, बट इंडिया इस बार जो बॉल डाले थे वो विकेट से फिनिश नहीं कर रहे थे। बहुत ज्यादा बॉल्स, टू मेनी बॉल्स आउटसाइड ऑफ स्टंप जो कि लीव कर दी गई है। तो अगर बुमराह का वो दिन नहीं आ रहा एक्यूरेसी का कि वो फोर्थ स्टंप वाली लाइन पे पकड़ के बॉल डाल रहा है, मूवमेंट अंदर लेके विकेट पे लग रही है, तो देयर इज नो सपोर्ट। प्लस आई थिंक ये बहुत कंसर्निंग साइन इसलिए भी है क्योंकि हर टाइम ऐसा नहीं होगा कि बुमराह परफॉर्म कर देगा। अगर सिर्फ एक बंदा हो, क्योंकि बैटिंग में यूजुअली कभी ऐसा नहीं होता, हमेशा 2-3 लोग होते हैं जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। बुमराह में एज अ फास्ट बॉलर बहुत कमी है ऐसे इस टाइम पे हमारे पास ऑप्शन है जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो फुली कि ये लोग परफॉर्म करके देंगे ही देंगे ऑन एनी डे। तो वो थोड़ा सा मुश्किल पार्ट हो जाएगा बुमराह के लिए। एंड इस चीज़ को एग्जैक्टली सॉल्व कर भी कैसे सकते हैं मुझे लगता है, क्योंकि क्लियरली हमें एक बहुत बड़ा होल दिख रहा है शमी की एब्सेंस में। हाँ, एंड सिराज का फॉर सम रीजन पिछले 2 सालों में फॉर्म इतना अच्छा नहीं रहा है। तो अगर मतलब इसमें पता है बात सिर्फ वो नहीं है कि बुमराह पे ओवर डिपेंडेंसी है, अगर कोई भी बॉलर होगा जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है और साथ में एक असिस्टिंग सेकंड पेसर या थर्ड पेसर नहीं होगा, तो वो डिपेंडेंसी ऑन दैट गाय बनी जाएगी, वो सिर्फ बुमराह के लिए रिलेटेड नहीं है। मतलब हम लोग होम सीरीज में ऐसा कितनी बार देखते हैं कि अश्विन जडेजा एज अ स्पिन डुओ जब आते हैं तो अश्विन चलो रन रोके तो जडेजा विकेट ले लेंगे, अगर जडेजा ने रन रोके तो अश्विन विकेट ले लेंगे, बट दोनों का साथ में जरूरी हाँ, यहाँ पे जो एक कहते हैं कि पेसर एक सपोर्ट जो दे सके जसप्रीत बुमराह को, वो इस टाइम हमारे पास नहीं है। दैट इज व्हाई आप देख रहे हो कि टेक्निकली स्पीकिंग की बुमराह पे वो जो ओवर डिपेंडेंसी वाला नैरेटिव है वो क्यों बन रहा है, क्योंकि आपके स्ट्राइक बॉलर को हमेशा एक दूसरे एंड से सपोर्टिंग बॉलर चाहिए होता है। अपना हरभजन सिंह कितनी बार कहते थे कि मेरे टाइम पे अनिल कुंबले इतने ज़्यादा रन रोक के रखते थे कि मुझे कितने सारे विकेट तो इसीलिए मिल गए
क्योंकि दूसरे एंड से उन्होंने प्रेशर बनाया और मेरे अगेंस्ट मैंने वो रिलीज शॉट खेलने का बैटर आउट हो गया। तो आपको ये समझना जरूरी है कि जैसे जैसे फॉर्मेट बड़े होते जाते हैं, T20s में ये चीज रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि आप अब एक ओवर यू लिव बाय द ओवर, लिव बाय द बॉल इनफैक्ट आज के डेट में। जैसे जैसे फॉर्मेट बड़ा होता रहेगा ना, जब टाइम इररिलेवेंट होता रहेगा, वैसे वैसे आपको एज अ कलेक्टिव एटलीस्ट फ्रॉम द बॉलिंग स्टैंड ऑफ पॉइंट ऑफ स्टैंड दोनों एंड से वो पंजा जमाना पड़ेगा, तभी एक कलेक्टिव प्रेशर बनता है। टेस्ट मैचेस में एवरीथिंग इज अबाउट बिल्डअप। बैटिंग में अपनी इनिंग्स कैसे बिल्ड कर रहे हो, बॉलिंग में आप सेटअप कैसे करते हो। सेटअप तुम देखते हो टेस्ट मैचेस में 2-3 ओवर के होते हैं। हाँ, राइट। अश्विन 2 ओवर से जानबूझ के एक बॉल डाल लो जिसको पता है कि उस पर आएंगे, बिकॉज देन ही नोस कि 12 बॉल के बाद जब मैं 13वीं बॉल अपने स्पॉट पर डालूंगा तो वहां से बैटर आउट आएगा। तो कई बार आप जानबूझ के भी रन खाते हो। बहुत पेशेंस का गेम है, बहुत मेंटल है भाई, मोस्टली मेंटल गेम। तो ऐसे में बुमराह से आप कह रहे हो कि रन भी रोके और वो विकेट भी ले ले, नहीं होता ऐसे। एटलीस्ट एक असिस्टिंग हैंड चाहिए होता है। तो वो डिपेंडेंसी तभी सॉल्व होगी जब आइदर सिराज स्टेप अप करके दिखाएं या फिर शमी वापस आ रहे हो। तो क्योंकि आकाशदीप भी आएंगे, इट इज वेरी अनफेयर टू एक्सपेक्ट कि वो आते ही अब सेकंड पेसर का प्रीमियम रोल ले लें। जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है सो यहीं से आता है, विच इज कि अब कैप्टेंसी की बात क्या करी जाए फिर। हाँ, जो रोहित शर्मा को लेकर कैप्टेंसी के जो वापस उठे हैं सवाल, और मुझे लगता है कि वैलिड है, क्योंकि सेकंड टेस्ट में तो स्पेसिफिकली सेकंड इनिंग्स वाला जो पूरा पार्ट था बहुत चेंज हो गया था। लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज करा कि ही गॉट टू डिफेंसिव एट टाइम्स। जब ट्रैविस हेड बैटिंग कर रहे थे तब एकदम से उन्हें ऐसा लगा कि यार अब फील्ड पीछे करनी पड़ेगी, हमें रन रोकने हैं। एंड हमेशा वो डिबेट आएगी कि टेस्ट क्रिकेट में इट इज़ नेवर अबाउट कि आपको रन रोकने हैं, आपको विकेट निकालने पड़ते हैं। एंड रोहित शर्मा का हमेशा जो टेस्ट क्रिकेट रिलेटेड जो हमेशा क्रिटिसिज्म आता है वो ये आता है कि एक वो थोड़ा वाइड बॉल अप्रोच ले लेते हैं। जैसे ओडीआईज और T20s में समटाइम्स यू हैव टू लेट थिंग्स हैपन, एंड यहाँ पे टेस्ट में यू हैव टू मेक थिंग्स हैपन, क्योंकि टाइम का कॉन्स्टेंट ही नहीं है। वो बंदा खेलता रहेगा पूरा अपना आराम से। तो वो डिफेंसिव होना एट टाइम्स वो आपके कुछ फायदा लाएगा नहीं। वो एक सिंगल ले लेके रन बना देंगे अल्टीमेटली। टाइम तो उनके पास है बहुत ज़्यादा। तो एक क्रिटिसिज्म था ही था, और एक जो हमेशा आता है वो ये है कि उनको पार्टनरशिप्स ब्रेक करनी नहीं आती। एंड अगेन ही करा जब मैक्सवेनी और लाबुशेन ने लंबी पार्टनरशिप रखी थी, फिर बीच में ट्रैविस हेड आ गए थे तो उनका भी साथ में लंबा खिंच रहा था। तो हमेशा रोहित शर्मा को लेके 2-3 तो पक्के क्रिटिसिज्म होते ही होते हैं। एंड ये चीज़ तो मैं 2023 के वर्ल्ड कप से देख रहा हूँ, जब वो लाबुशेन और ट्रैविस हेड वहाँ पे भी उनने भी जो पूरी पार्टनरशिप रखी थी कि आप कहीं विकेट नहीं निकाल पा रहे थे। अगर मैं इसको 2-3 पॉइंट्स में डिवाइड करूँ, एक मेरे ख्याल से होगा टेक्निकली, अगर हम बात करें एक टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि आप टैक्टिकली सेटअप कैसे कर रहे हो हर एक बैटर के अगेंस्ट। एक होगा रोटेशन ऑफ बॉलर्स, आप किस टाइम पे किस बॉलर को लेके आ रहे हो। और तीसरा होगा फील्ड सेटअप्स, जो कि और इन तीनों के मिश्रण से ही एक बैटर आउट होता है। अगर मैं इन 3 पॉइंट्स को डिवाइड करके देखूं, जैसे ट्रैविस हेड की बात, ऑफ कोर्स ट्रैविस हेड का दिन था एंड जब उसको इंडिया अगेंस्ट खेलना होता तो खेलता ही है। बट हमने कितनी शॉर्ट पिच बॉल्स यूज करी उसके अगेंस्ट, शायद 4-5 थी पूरी इनिंग में। मतलब इज देयर एनी जस्टिफिकेशन फॉर दिस? क्या हमने ये टैक्टिक डिस्कस नहीं करा ड्रेसिंग रूम में, या फिर क्या रोहित शर्मा ने ये चीज़ समझाई नहीं, या फिर बॉलर्स को खुद नहीं आया? मुझे नहीं पता किसकी अकाउंटेबिलिटी थी, बट ब्लेम फिर नेचुरली कैप्टन को जाएगा, हेड ऑफ द स्नेक पे जाएगा। सो इसलिए जो टैक्टिकल सेटअप था अगेंस्ट द बैटर्स, उसके पीछे जो रिसर्च थी या जो इनपुट था वो कहीं ना कहीं इस बार कम दिख रहा था, जो कि रोहित शर्मा से हम बिल्कुल एसोसिएट नहीं करते। रोहित शर्मा यूजुअली हैज अ प्लान ए, अ प्लान बी, अ प्लान सी फॉर एवरी बैटर। प्लस बहुत प्रोएक्टिव है, अगर वो कोई प्लान नहीं चल रहा होगा तो पिच पे प्लान बना देंगे भाई एक अलग से। सेकेंड पॉइंट जो कि था रोटेशन ऑफ बॉलर्स, आई पर्सनली बिलीव वी डिड नॉट यूज अश्विन वेल एट ऑल एंड बुमराह ऑल्सो। एट पॉइंट ऑफ टाइम्स मुझे ऐसा लगा था कि जब बुमराह को इंट्रोड्यूस करना चाहिए था टू क्रिएट प्रेशर। देखो अभी हमने डिस्कस करा ना कि कोई दूसरे से प्रेशर क्रिएट करे ताकि बुमराह फिर अनप्लेबल लगे या फिर वो विकेट्स और एफिशिएंसी से ले पाए। क्योंकि जब दूसरे से प्रेशर नहीं बन रहा ना तो फिर बुमराह पे भी आदमी उतना डरना कम कर देगा, क्योंकि आपको नेचुरली पता है कि मुझे बस ये एक और सर्वाइव करना है, फिर एक फ्री ओवर तो मिल ही रहा है। राइट, अभी है कि मुझे एक और सर्वाइव करना और फिर बुमराह का ओवर आ रहा है भाई। तो मेंटालिटी में तुम जिस तरीके से अप्रोच करो सिचुएशन को, पर्सपेक्टिव में कितना शिफ्ट हो जाता है। राइट, मेंटल नैरेटिव अपने आप के दिमाग में कितना शिफ्ट हो जाता है, तुम ये देखो। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इफ नॉट दैट रोल देन परहैप्स बुमराह टू क्रिएट प्रेशर फ्रॉम वन एंड, ताकि फिर दूसरे एंड से शायद अश्विन या सिराज कोई बेनिफिट कर पाए।
वो मुझे इतना नहीं दिखा। या फिर जब कोई क्रूशियल पार्टनरशिप ब्रेक हो रही है तो सही मौकों पर बुमराह को लाना, परहैप्स वो आप क्वेश्चन कर सकते हो। एंड थर्डली जो फील्ड सेटअप्स थे, जब ट्रेविस हेड ने अपना 100th रन मारा था अश्विन के अगेंस्ट, तो मैंने देखा था फील्ड क्या थी उस टाइम, पीछे थे ना, सब पीछे थे भाई, कोई मुंह के नीचे बैठा ही नहीं था। ये मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जो कि आपको हाईलाइट्स में दिख जाएगा। अगर आप एक्चुअली पूरा मैच देखोगे, ऐसे काउंटलेस नंबर ऑफ टाइम्स हुआ है। एंड ये मैं अश्विन के लिए क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज जो स्पिनर्स होते हैं ना, स्पेशली फॉरेन कंडीशंस में, दे वोंट गेट मच आउट ऑफ द पिच, हेल्प नहीं करेगा ज़्यादा। तो फिर आपको जो बचे हुए फैक्टर्स होते हैं ना, मेंटल गेम्स खेलना, लंबे सेटअप करना, फील्ड आपको ऐसी रखनी है, कोई बात नहीं रन आ रहे हैं लेकिन हम पुश करके रखेंगे नीचे, फॉर दैट वन मिस्टेक यू हैव कैचेस अराउंड। जब वो फैक्टर्स टेकन केयर ऑफ नहीं है तो फिर स्पिनर मोस्ट लाइकली, चाहे वो अश्विन की क्वालिटी का भी क्यों ना हो, वो इनफेक्टिव हो जाएगा। आई थिंक ये कैप्टेंसी जो पूरी टेस्ट क्रिकेट वाली है, परहैप्स रोहित शर्मा स्टिल हैज समथिंग टू क्रैक इस टाइम पे। रोहित शर्मा ने बहुत ऑनेस्टली खुद ही न्यूजीलैंड सीरीज के बाद बोल दिया था कि मैं अपने ए गेम पे नहीं था एज अ कैप्टन। वी अप्रिशिएट दैट ऑनेस्टी, बट वही बात है क्योंकि अब वो 4 टेस्ट मैच लगातार हार गए एज अ कैप्टन। राइट। और ये आज तक 24th सेंचुरी में शायद से 2 बार ही हुआ। एक बार विराट कोहली के साथ हुआ था 2021 में मेरे ख्याल से, और धोनी के साथ जब वो व्हाइट वॉश हुए थे 4 लगातार टेस्ट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में लगातार जब हारे थे। तो अगर वो अगला टेस्ट मैच हारते हैं तो रोहित शर्मा इज क्रिएटिंग हिस्ट्री। एंड जिस मतलब एक होता है ना, ये फील्ड सेटअप, टैक्टिकल सेटअप, जो भी हमने 3 फैक्टर्स डिस्कस करे, इससे पता चलता है कि आपकी ओवरऑल टीम की वाइब कितनी अग्रेसिव है, कितनी प्रोएक्टिव है, जो कि विराट कोहली के टाइम पे पीक पे दिखती थी हमें। कि हमें पता है पीछे 3 स्लिप खड़े हुए हुए, बाउंसरें आ रही हैं, दिमाग लगा रखा है पूरा, रिकेश को टारगेट कर रहे हैं, शॉर्ट लेग बिठा रहे हैं वहां पर। एक पूरे फील्ड के अंदर एक एग्रेसिव वाइब है, एक बहुत ही मतलब वो होता है ना कि गो गेटर टाइप की। जो आई थिंक वही जो मैंने भी कहा था उस टाइम पे कि यू हैव टू मेक थिंग्स हैपन, तो आपका नेचुरली एक अप्रोच होगी वैसी कि हमें निकालने हैं विकेट। और यहाँ पे रोहित शर्मा का थोड़ा ऐसा लगता है कि अगेन लगता है देखने में ऐसा कि ही इज वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन, कि यूजुअली वर्क्स वेरी वेल फॉर T20s, एंड तभी वो इतने ज्यादा अच्छे हैं भी T20 एंड सेम फॉर ODIs टू सम एक्सटेंट। बट टेस्ट में जहाँ पे टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं, आराम से बैटिंग कर सकता है, वहां पे जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लोगे खुद, तब तक विकेट नहीं आएगा। तो मुझे याद है, बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। अभी हमने 2023 के वर्ल्ड कप की वीडियो बनाई थी, एंड 2023 वर्ल्ड कप तो हमने चैनल पे पूरा कवर भी किया था उस टाइम पे। तो मैंने उस टाइम के भी सारे पॉडकास्ट देखे थे, तो हम हमेशा कहते थे, अगर आप रिसर्च करोगे तो आप नोटिस करना, सारे मैचेस में जो हमारे बेसिकली जो पहले 5 मैच थे जब हम पहले बॉलिंग कर रहे थे, उसमें आप नोटिस करना, जब भी मिडिल ओवर्स में 20 से 40 ओवर का जो फेज होता था, उसमें जब विकेट नहीं आते थे, चोक कर देते थे हम लोग, तो हम लोग रन से चोक करते थे। दैट द रन रेट वुड बी सो लो कि बाय द टाइम द 40th ओवर अराइव्स, आप उस टाइम के मतलब 37 to 40th ओवर के बीच में इतने विकेट लूज कर दोगे कि अब रन भी नहीं रह गए, रन भी नहीं बने इतने टाइम से, विकेट भी नहीं रह गए। तो जब विकेट नहीं आ रहे तो आप रन कंट्रोल करके चलो, ताकि बैट्समैन फिर एक गलत शॉट खेलेगा। अब टेस्ट मैच में रन का कोई कंस्ट्रेंट है नहीं, तो क्यों खेले बैट्समैन के पास क्या इंसेंटिव है कि रन रेट कम चल रही है तो मैं गलत शॉट खेलूं। टेस्ट मैचेस में एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर आपको आउट ऑफ योर वे जाकर वो चीज इग्नाइट करनी पड़ती है। अब वो कैसे होगी? मुंह के नीचे 2 फील्डर बैठा रखे अश्विन के अगेंस्ट, पता है बॉल टर्न कर रही है, अगर वो बार बार डिफेंड करेगा बैटर तो एज लग सकता है, तो वो जानबूझ के स्वीप मारने जाएगा या फिर स्टेप आउट करके स्लॉक करने जाएगा। तो आप वो शॉट इग्नाइट करवाते हो, नॉट बिकॉज फॉर्मेट क्या है गेम का, बट क्योंकि अब मैं फील्डर से, टैक्टिक से, बॉलर रोटेशन से, इन सब से वो शॉट आप निकलवा सकते हो। जो सबसे अनकंफर्टेबल पोजीशन में आप डाल सकते हो बैट्समैन को, उसमें डालो। एंड इसी चीज के मास्टर्स रहे हैं जडेजा अश्विन घर पे, बट बाहर जब खेलते हैं तो 2 स्पिनर्स लगातार नहीं डाल सकते टैंडम में, और अभी कैप्टन से वो इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा। तो ये सारे बहुत ही टेक्निकल पॉइंट्स हैं, बहुत ही वैलिड है मेरे ख्याल से, कि इनके चलते हुए रोहित शर्मा के ऊपर थोड़े क्वेश्चंस तो आएंगे एज अ टेस्ट कैप्टन। बट मेरा पॉइंट वही है कि अगर आप बुमराह को भी कैप्टन बना दे तो इज इट द सोल्यूशन? वो तो मतलब आई थिंक फालतू डिबेट है। नहीं, आई डोंट थिंक फालतू है, क्योंकि नहीं, बुमराह को कैप्टन बनाना दिखा तो है चेंज। मतलब व्हाट आर वी सेइंग कि वो कैप्टन, टेस्ट क्रिकेट कैप्टन बन जाए। अब प्रॉब्लम वही है, क्योंकि अब अगर आप रोहित शर्मा को हटा रहे हो एज अ कैप्टन, तो मुझे समझ में नहीं आता कि फिर आप एक इंटरिम कैप्टन वाला लॉजिक लेके आओ। क्योंकि जब विराट कोहली गए थे तो रोहित शर्मा एज एन इंटरिम कैप्टन ही सर्व कर रहे हैं। रोहित शर्मा कैप्टन कब बने? 2021 के टाइम पे। कितने साल के थे तब वो? 34-35 ऑलरेडी हो चुके थे ना।
क्या आप एक कप्तान को इस एज में यूजुअली चूज करते हो फॉर अ लॉन्ग आई थिंक मेरे लिए तो सिर्फ वो भी नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म सोच रहे ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम आएगी बुमराह के साथ क्योंकि ही इज ऑलरेडी इन हिज 30s. बट द सेकंड थिंग इज ही इज ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू प्ले एवरी मैच. सारे टेस्ट मैच खेलेंगे नहीं तो फिर आप वापस बीच बीच में अलग अलग कैप्टन अपॉइंट करते रहोगे. तो बुमराह का जो लोग कहते हैं कि इनको टेस्ट क्रिकेट में वैसे भी अगर रोहित शर्मा नहीं होंगे तो बुमराह टेस्ट कैप्टन बन जाएंगे, मुझे लगता है वो ईदर वे शायद नहीं हो सकता क्योंकि हमने T20 में सेम लॉजिक अभी हार्दिक पांड्या के लिए यूज करा था. ही इज नॉट गोइंग टू प्ले एवरी मैच. सेम गोस फॉर बुमराह. उनका वर्कलोड ऐसा है, उनका एक्शन ऐसा है कि उनको हर मैच आप नहीं खिला सकते. वो प्रिजर्व करना जरूरी भी है. राइट. मतलब जो उनका एक्शन है उनके लोअर बैक और घुटने पे बहुत स्ट्रेस आता है. तो वो सही भी है कि अगर वो हर मैच ना खेलने तो, बट उसके चलते हुए आपको कैप्टन तो ऐसा चाहिए ना जो कि हर मैच खेल सकता है. तो इसीलिए मुझे लगता है कि बुमराह को कैप्टन बनाना भी इज नॉट अ लॉन्ग टर्म फिक्स. और आप कब तक शॉर्ट टर्म फिक्स देखोगे? इंडिया एंड BCCI वर कॉट रेड हैंडेड जब विराट कोहली ने आउट ऑफ नोवेयर टेस्ट कैप्टनसी छोड़ दी. दे वर नॉट प्रिपेयर्ड. और ये गांगुली ने खुद बात कही है. उन्होंने कहा था कि हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि विराट कोहली कप्तानी छोड़ देंगे एंड हम प्रिपेयर्ड नहीं थे. उन्होंने बड़ा ऑनेस्टली बोला ये चीज. एंड सो मैंने रोहित शर्मा को पुश करा. रोहित शर्मा, बाय द वे क्रेडिट टू रोहित शर्मा, बिकॉज़ वो खुद भी नहीं चाहते थे टेस्ट कप्तानी. परहैप्स वो समझते होंगे कि मेरी शायद फोर्टे वाइट बॉल फॉर्मेट में है, बट क्योंकि गांगुली ने पुश करा एंड टीम को जरूरत थी तो रोहित शर्मा ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है अगेंस्ट हिज ओन विश. तो उतना तो हमें उन्हें क्रेडिट देना चाहिए. बट अब वही बात है, अब हमें एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट देखना है. एंड मेरी इश्यू वही है कि क्या हमारे पास कोई और टैक्टिकली बेटर कैप्टन है जो कि 10 साल तक रहेगा. अभी नाम क्या है? बुमराह है, जो ऋषभ पंत. बस बुमराह का जो एक्शन है, आई होप भाई 10 साल और खेलें. बट कोई बड़ी बात नहीं कि 5 साल बाद वो नहीं सेम उस पे लेवल पे खेल पाए. ऋषभ पंत और शुभमन गिल और आते हैं. क्या उनके पास वो टैक्टिकल एक्यूमेंट अभी है इस एज पे? नहीं है एज रोहित शर्मा जिस लेवल पे है. तो इट्स लाइक यस द करंट ऑप्शन इज नॉट आइडियल, बट व्हाट एल्स डू यू हैव? अगर आप लॉजिकली देखो तो अब आप लोग कुछ लोग KL राहुल कहेंगे तो KL राहुल की तो टीम ही जगह पक्की नहीं है. तो आप फंस जाते हो ऐसे में. आई थिंक तभी सबसे ज्यादा फेमस तो वही है ना, विराट कोहली को दोबारा कैप्टन. आई थिंक तभी आपको कभी भी वो ब्लाइंडली किसी चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए. एंड ये चीज़ काफ़ी अच्छी बोली तुमने कि वो रोहित शर्मा का खुद भी वो इंक्लिनेशन था नहीं टेस्ट क्रिकेट कैप्टनसी लेने का. दैट इज वाई प्रॉब्ली सी कि अभी उनका फोटे है भी नहीं वो. एट द सेम टाइम ही हैड द गट्स एंड ही हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हिज माइंड कि अगर मुझे बोला जा रहा है इंडिया को ज़रूरत है तो शायद मुझे प्रॉब्ली करनी पड़ेगी ये चीज़. उसके उनके पूरे नंबर मिलेंगे. एंड येस ही इज़ नॉट एन आइडियल ऑप्शन, बट what else better option that you have right now? Exactly. And saying Virat Kohli is not the हाँ भाई, मतलब नहीं है. अब रोहित शर्मा के बाद जो भी कैप्टन बनना चाहिए मेरे हिसाब से वो अपने mid-20s में होना चाहिए. मैक्स late 20s. बट 30+ is a no for me. हमें एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए जो हमने धोनी के साथ करा था. सो यस, कैप्टनसी में इश्यूज क्लियरली हैं, वो दिख रहे हैं. बट रियलिटी ऑफ द सिचुएशन इज कि अभी हमें रोहित शर्मा को बैक करना होगा. एंड एटलीस्ट टिल द एंड ऑफ दिस WTC साइकिल. जो लोग ये शाउट्स दे रहे हैं कि सीरीज के बीच में ही कप्तान बदल दो, आई थिंक मैं तो बहुत ज्यादा डिसएग्री करता हूँ उससे. एंड ये सिर्फ रोहित शर्मा के लिए नहीं है, कोई भी कप्तान उसके लिए सीरीज के बीच में वैसे चेंज नहीं करते कभी भी. तो आई होप कि वो डिबेट रेस्ट पे आएगी. जो लास्ट पॉइंट होने वाला है टेस्ट मैच से, काफी डिटेल हमने रिव्यू कर लिया. ये थोड़ा लाइटर नोट पे कि ऑस्ट्रेलियंस क्या चीटिंग कर रहे हैं. ये तो भाई इतना, ये भी आई थिंक नरेटिव काफ़ी ज़्यादा चला आजकल सोशल मीडिया पे. स्पेसिफिकली जब वो मार्च वाला जो इंसिडेंट हुआ था, जब LBW करा था, हाँ, उसमें भी विराट कोहली ने जाके अंपायर से आके बोला था इट इज़ द सेम एज स्केल्स. 2 स्पाइक हैं, एक बैट पे और एक पैड पे है, तो आपको उसके हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए. एंड इसलिए भी सेम इसलिए था क्योंकि KL राहुल को नॉट आउट दिया था अंपायर ने, मिचेल मार्श को नॉट आउट दिया था. फिर वो ऑन स्क्रीन डिसीजन पे जाता है, उसको कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिलता. KL राहुल के टाइम पे वो अपना डिसीजन ओवरटर्न कर देता है. ओवरटर्न किया था उसने. हाँ, तभी तो मेन प्रॉब्लम थी सुनील गावस्कर को भी कि उसे आउट दे दिया गया था एंड मिचेल मार्श को नॉट आउट ही दिया गया. मेन प्रॉब्लम आई थिंक यही थी. ओवरऑल भी मतलब बड़े अजीब से भाई डिसीजंस रहे हैं एट टाइम्स इस पूरी सीरीज में. मिचेल मार्श अल्टीमेटली जब आउट हुए तो आउट थे भी नहीं. वो भी नहीं लगा था क्या आउट है. हाँ, लगा ही नहीं था एज, और वो खुद ही वॉक ऑफ भी कर गए थे. ऐसा तो थोड़े भी कई बार हुआ है कि एज लगा है और स्नीकोमीटर नहीं दिखा रहा है. अब इसका इशू क्या है? टेक्नोलॉजी का. टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है? ऑस्ट्रेलिया, या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया. तो जो आप ब्रॉडकास्टर्स कहते रहते हो कि BCCI की ब्रॉडकास्टिंग इतनी गंदी है, ऑस्ट्रेलिया में प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्टिंग कितनी अच्छी है,
टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन भी वहीं पे हो रही है, ब्रॉडकास्टिंग का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी। प्लस प्रॉब्ली दिस इज ऑन प्रायोरिटी कि आपके पास दिस इज द नंबर वन प्रायोरिटी yeah, भाई। अगर आपको मैच अच्छे से नहीं दिखा रहे तो जान ले लेंगे लोग। तो अब आप क्या बोलोगे इस चीज के बारे में, प्रोडक्शन ब्रॉडकास्टिंग सब के बारे में आप क्या बोलोगे? मैं मतलब जो लोग कह रहे हैं कि चीटिंग कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, आउट एंड आउट ये तो नहीं बोलूंगा फालतू में कि उनके अगेंस्ट भी हुआ है। हाँ, क्योंकि तो उनके light against and भी note हुआ पे है या कि वो चीटिंग कर रहे हैं। बट रियलिटी इज कि देयर इज अ क्लियर इशू। हाँ, क्वेश्चनेबल डिसीजंस हैं बहुत सारे, क्वेश्चनेबल है। और ये 2 टेस्ट मैच में ऑलरेडी 3-4 बार हमने होते हुए देख लिया ना। लैक ऑफ प्रिपरेशन है। आपने किस टाइप की क्या टेक्नोलॉजी क्या ब्रॉडकास्टिंग आप लेके आए हो, तो मुझे तो समझ में आ ही नहीं रहा कि आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो उस चीज को। कोई फायदा नहीं है कि मैं बुमराह की बॉलिंग को 5 एंगल से देख रहा हूं, अगर जब वो विकेट ले रहा है तब मुझे दूसरा एंगल नहीं देखने को मिल रहा। कोई फायदा नहीं है ऐसे ब्रॉडकास्टिंग। तो देयर इज अ क्लियर इनकॉम्पिटेंस दैट कैन बी स्पॉटेड देयर एंड आई होप ये फिक्स होती है, क्योंकि बात वही है ना, अगर इंडिया जीत रही हो कोई मैच और तब एक ऐसा गलत डिसीजन आ जाए, वहां से कोलैप्स हो जाए, तब बात चुभेगी। अभी तो हमें पता था कि हम हार रहे हैं मैच, तो बात इतनी चुभी नहीं है। मार्श अगर आउट हो जाते हैं उस अश्विन की बॉल पे, उसके बाद भी कितने रन बनाए उसने, और रन तो मेन ट्रैविस हेड बना रहा था। इट्स नॉट लाइक कोई फर्क पड़ जाता। बट जब कोई क्रूशल चीज होगी ना, मान लो ट्रैविस हेड पहले 2-3 बॉल पे आउट हो गया होता और नॉट आउट दे जाता तो फिर वो 100 मारता, तब लगती बात भाई कि मैच जीत जाते हैं हम लोग यहाँ से। तो वो सोचने वाली बात है। बट यहाँ से हम लोग अपने 3rd टेस्ट मैच के थोड़ा प्रीव्यू पे चलते हैं कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ग्याबा में मैच होने वाला है। लास्ट टाइम जब हम यहाँ पे खेल रहे थे तो एक हिस्टोरिक विन थी। बट क्या इस बार सिचुएशन थोड़ी बदलेगी या फिर हम दोबारा अपने हीरोइक्स को कंटिन्यू करेंगे? मतलब हम जो वीकेस्ट इस टाइम पे लाइनअप कह रहे हैं उससे तो बहुत बेटर लाइनअप है इस टाइम पे हमारे पास। जब लास्ट हम लोग गाबा में जीते थे तो उस सेंस में तो प्रॉब्ली वी आर अ स्ट्रॉन्गर स्क्वाड राइट नाउ एज अ यूनिट। बट एट द सेम टाइम जो वो पूरा उस टाइम पे था विराट कोहली के अंडर कि हम लोग बाहर जाके जीत सकते हैं, वो एक होप थी इस टाइम पे अंदर भी। एंड यहाँ पे भी आई वोंट से कि एकदम डाई डाउन हो गई कि हम लोग जीत ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि 0% चांस है इंडिया का सीरीज जीतने का। इट इज़ अ डिसेंट चांस कि वो जीत सकते हैं सीरीज भी। बट एट द सेम टाइम वी डोंट हैव, बहुत अच्छी वाइब नहीं है इस टाइम पे क्लियरली। एंड और ये हो भी सकता है कि हम लोग गाँव में जाके जीत जाए एट द सेम टाइम, क्योंकि हमारे प्लेयर्स उस कैलिबर के हैं। अपने दिन पे तो अगर जायसवाल ने जाके जिस टाइप का उसका माइंडसेट है भाई बंदे का, ही वुड बी मतलब वेरी एंग्री एट हिमसेल्फ कि वो इतनी जल्दी आउट हो गया इस पूरे सेकंड टेस्ट मैच में। तगड़ी प्रैक्टिस करेगा एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर नेक्स्ट मैच में जाके वो सेंचुरी मार भी दे। तो क्लियरली हम लोग जीत तो सकते ही हैं। बट वही है कि इन ऑस्ट्रेलिया यू वुड ऑलवेज गिव द अपर हैंड टू ऑस्ट्रेलिया। और आप यही कहोगे कि फेवरेट्स तो वही अंदर जाते हुए। अब यहाँ पे सर मैं 2-3 टेक्निकल पॉइंट्स देता हूँ। पहली बात तो अगर आप टॉस जीते तो क्या करें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये यूजुअली एक छोटा सेगमेंट हम रखते हैं बट ये थोड़ा शायद इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके जो पिच है वहाँ की जो हिस्ट्री रही है, इट इज ऑलवेज बेटर टू बैट फर्स्ट। ठीक है, अच्छा बाउंस ऑन ऑफर है, बैट पे अच्छी बॉल आती है। अगर आप ऑन द राइज खेलना जानते हो तो वेट करके बॉल को। बट जैसा इंडिया का अभी रिस्पॉन्स रहा है पहली बैटिंग करते हुए, क्या हमें पहले बैटिंग करनी चाहिए? ये एक बहुत ही डिलेमा वाली सिचुएशन है जहां पर शायद पिच पहले बैटिंग सपोर्ट कर रही हो, जो कि हमने अभी तक करा भी है, बट क्या हमारी स्ट्रेंथ उस चीज को सपोर्ट कर रही है? वहां पे यू आर एट हॉर्न्स विद ईच अदर। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जैसी भी बैटिंग चल रही है, ये भी कोई गारंटी नहीं कि अगर हम 4th इनिंग में बैटिंग करेंगे तो हम चेज भी कर लेंगे। मेन मेरा प्रॉब्लम ही वहां से आ रहा है। किसी भी इनिंग्स में बैटिंग करे, बैटिंग हमारी वीकनेस है इस टाइम पे। इन सेइंग दैट ये बात जरूर है कि अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करेगी तो बाय द टाइम इंडिया जब तक बैटिंग करने के लिए आएगी तब वो बेस्ट टाइम होगा बैटिंग करने का। Day 2 Day 3 वगैरह जो होगा तो अनलेस एंड अनटिल ऑस्ट्रेलिया को हम पहले 2 सेशन में ही उड़ा दें, तब भी एक सेशन भी तो खेलेगी इंडिया पहले। मेजॉरिटी ऑफ द बैटिंग जो इंडिया पहले इनिंग में करेगी वो बेस्ट डेज टू बैट ऑन होगा। उस पॉइंट से अगर आप सोचो, लास्ट टाइम भी हम जब जीते थे तो चेस करते हुए जीते थे क्या लोग, तो आई माइट बी टेम्पटेड टू चेस। मुझे ऐसा लगता है टू बॉल फर्स्ट, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया हमें आउट कर सकती है ना तो हमारे बॉलर्स भी वो तगड़े हैं कि वो नई कंडीशंस का उस फ्रेश पिच पे इस्तेमाल करके जल्दी से ऑस्ट्रेलिया को आउट कर दें। अगर तुम नोटिस करो मेन डिफरेंस बार बार आ कहाँ रहा है, फर्स्ट इनिंग्स के जो स्कोर्स है उस पर आ रहा है। हाँ राइट। पर्थ में हमने सेकंड इनिंग्स में तो कैचअप कर लिया, इस वाले मैच में सेकंड इनिंग्स में इतना टारगेट ही नहीं था उन्नीस रन का था। मेन डिफरेंस क्रिएट हो रहा है पहली इनिंग के स्कोर्स पे कि वहां पे ऑस्ट्रेलिया हमें आउटस्कोर कर दे रही है।
यूजुअली, या फिर अगर हम बचा लें और लीड रख रहे हैं तो फिर हम बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। तो पहली इनिंग पे जो बंदा गेम ले गया मोस्टली वहां से टोन डिसाइड हो जा रही है। हाँ, फॉर दैट रीजन आई थिंक शायद आप मतलब एक अंडररेटेड कॉल है, क्योंकि कंडीशंस तो पहले बैटिंग करो, शायद रोहित शर्मा करेंगे भी भाई। मुझे लगता है कि आप चेज भी कर सकते हो। दैट्स अ फेयर थिंग टू से। अगर वही है कि डे 2 डे 3 तक जाके आपकी बेस्ट बैटिंग मिलेगी, तो हमारे बैट्समैन जो वैसे ही इस टाइम पे आउट ऑफ फॉर्म है, प्रॉब्ली उनको एक कंडीशन एटलीस्ट वो प्रोवाइड कर दो जहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइकलीहुड है उनका सबसे ज़्यादा रन्स मारने का। तो दैट इज़ अ गुड अप्रोच टू गो विद। बट वही है कि कहीं ऐसा ना हो कि पहले इनिंग्स भी हम लोग इतने रन खा जाए ऑस्ट्रेलिया से। मुश्किल है, मुझे लगता है कि इंडिया निकाल लेगी बॉलिंग से, जितनी है हमारी। नेक्स्ट पॉइंट इसी पे ऐड करते हैं कि क्या फिर आकाशदीप को आना चाहिए? आई थिंक यस। हाँ, अब तो प्रॉब्ली ला सकते हैं। नीतीश राणा कह रहा हूँ भाई, हर्षित राणा का बहुत ज़्यादा अच्छा मैच नहीं गया। एंड आकाशदीप पे भाई हम लोग पहले भी कहते थे थोड़ा अनफेयर था उसको बाहर रखना। दिस कुड बी अ गुड कमबैक मैच फॉर बट आई होप कि दिस डज नॉट रब हर्षित राणा द रॉन्ग वे। आई डोंट थिंक करेगा, नहीं करेगा। दिस बाय एनी मींस ये नहीं सजेस्ट करना कि हर्षित राणा एक बेकार प्लेयर है या फिर अच्छी हाँ, bowler नहीं है। या आई थिंक ईदर वे, मतलब ये जो पूरे 2 मैचेस रहे, इट हैज बीन अ बोनस फॉर हिम। नोबडी एक्सपेक्टेड कि वो आके स्टार्ट कर देंगे एंड परफॉर्म भी अच्छा करेंगे। सबको था कि डेब्यू इंडिया में करेंगे, Yeah. बट यहाँ पे टेस्ट में करा सीधा। तो आई होप कि ये गलत तरीके से ना लिया जाए इसको बिल्कुल भी। मेन पॉइंट अब आता है कि रोहित शर्मा को कहाँ बैटिंग करनी चाहिए, नंबर 6 पे है या फिर ओपनिंग पे। 2 पर्सपेक्टिव है। इन माई ओपिनियन ये गलती थी कि आपने इन द फर्स्ट प्लेस ही नंबर 6 पे बैटिंग क्यों करी। बहुत ही रिएक्शनरी मूव था, जैसे हमने डिस्कस करा। बट अगर अब आपने पब्लिकली आके कमिट कर दिया है कि जो ऊपर हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, एंड उसके चलते आपने कहा कि मैं खुद नीचे बैटिंग करूंगा, अब सिर्फ एक मैच के बेसिस पे अगर आप दोबारा चेंज कर दोगे तो फिर वो दोबारा रिएक्शनरी नहीं हो जाएगा। मैं डिट्टो से मेरा ये ओपिनियन है कि इट वाज अ डम डिसीजन टू बिगिन विद, कि आप चेंज कर दो अपना लाइनअप पूरा, जो कि आप पिछले इतने साल से करते आ रहे हो। एंड इट वुड बी एन इवन डम्बर डिसीजन कि अब आप उसको एक मैच के बाद वापस कह दो, नहीं अब मुझे लग रहा है मैं वो ओपनिंग मुझे करनी चाहिए। अच्छा, तुम्हें कहता करना चाहिए? मुझे लगता है कि भाई गलती अगर हो गई तो रिकग्नाइज करके सही कर लो तुरंत। ओके, मुझे लगता है कि इट ऑलवेज शुड हैव बीन कि रोहित शर्मा ओपनिंग कर रहे हैं। हाँ, अभी भी देर नहीं हुई है, मतलब सिचुएशन को देखो और बचा लो कुछ ना कुछ करके। बेटर लेट देन नेवर। एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भाई गलती हो गई थी, पिछले मिसरेड कर लिया, एंड कोई इसमें कोई शेम की बात नहीं है। तो भाई देखो केएल राहुल बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, बट वही बात है कि आप 1 स्कोर ऑफ 70 पे जज कर रहे थे, एंड उसके चक्कर में पूरी टीम का डायनामिक हिल गया। या तो देखो ऐसा होता है कि रोहित शर्मा आने ही नहीं वाले सीरीज में, तब समझ में आता फिर राहुल को बैक करो। अगर एज अ कैप्टन आप वापस आ रहे हो और आपका खुद का भी तो फॉर्म खराब हो रखा है, डज नॉट मेक सेंस टू मी कि आप ओपनिंग क्यों नहीं करोगे। तो प्लस नंबर 6 पे जब वो बैटिंग करने आ रहे हैं तो भी मतलब वही है ना कि एक वैसी कंडीशन तो है नहीं कि आपको जाके अब शॉट ही मारने लगातार जाके, इधर वे आपको थोड़ा टिक के खेलना ही पड़ेगा। तो माइट एज वेल ओपन, जो कि आपकी बेस्ट पोजीशन है, जहाँ पे आपका बेस्ट निकल के आया ओवर द ईयर्स। और मेन बात पता है यहाँ पे यही है कि अगर आप ये डिसीजन लोगे तो पब्लिकली आपकी बेइज्जती होगी कि आपने एक मैच ही चलते हुए अपनी कप्तानी पे वापस मुड़ गए। पर मैं कह रहा हूँ ये बेइज्जती ले लो, कोई बात नहीं, क्योंकि टीम का भला इसी में कि आप ओपनिंग करो। वैसे व्हाट डू यू थिंक होने क्या वाला एग्जैक्टली? इसमें से कौन सा ऑप्शन रोहित शर्मा चुनेंगे? मुझे लगता है जेन्युइनली दोनों केसेस बन सकते हैं। ओके, अभी मेरा इंक्लिनेशन है 55% टुवर्ड्स केएल स्टिल ओपनिंग, हाँ, एंड 45 टुवर्ड्स रोहित ओपनिंग। बट मुझे इन माय ओपिनियन मैं 45% को सपोर्ट करता हूँ। मेरा 70-30 इस टाइम पे। आई स्टिल थिंक कि केएल राहुल को ओपन कराएंगे रोहित शर्मा। एंड वो बस मुझे ऐसे ही लगता है कि यार पहली बात तो हमने पहले काफ़ी लंबा इसका डिस्कशन करा था, मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों डिसीजन लिया उनने ये। बट वही है कि उनने अब ले लिया है, क्या वो आके खुल के बोल देंगे? क्योंकि ये एक बहुत गंदी पिक्चर पोर्ट्रे करेगा रोहित शर्मा पहली बात, एंड ऑल्सो फॉर केएल राहुल, कि अब एकदम से एक मैच के दोनों कह दिया कि नहीं अब वापस नीचे ही आ जाइए। सवाल उठेंगे पब्लिक। हाँ, और ये पूछे जाएंगे वहाँ पे। ऑस्ट्रेलियन जो जर्नलिस्ट हैं वो तो खुल के आके पूछेंगे ये चीज़ें एकदम ब्लंटली। तो आप 2 लोगों को उस कटघरे में खड़ा कर रहे हो और उन्हें जवाब देने पड़ेंगे बाद में आके। मतलब बेसिकली जो टफर डिसीजन है, हाँ, वो ये है कि आप दोबारा ओपनिंग करो। बट मेरे हिसाब से वो सही डिसीजन भी है। फेयर। तो कई बार आपको सही चीज करने के लिए गालियां खानी पड़ती हैं। आई नो ये शायद अच्छा नहीं जाएगा मीडिया में अगर ऐसा लिया जाता है, पर अगर हम लोग ये सीरीज जीत गए इसके चलते हैं तो आपको सबको लगेगा कि दोनों में से एक ने भी 100 मार दी हाँ, अपनी पोजीशन पे आकर, या तो भी जस्टिफाइड है भाई। दोनों का भी नहीं कह, दोनों में से एक ने ही मार दी थी। या केएल नंबर 6 पे आके 100 मार दे, रोहित ऊपर 100 मार दे, कोई नो क्वेश्चन। फिर रोहित शर्मा चुप करा देंगे सबको। या तो आई थिंक ये टफ डिसीजन है, बट आई होप रोहित शर्मा ओपनिंग करते हैं। तो ऑल्दो मुझे लग रहा है कि ये लाइक्लीहुड यही है कि केएल राहुल ओपनिंग करेंगे। एंड लास्टली यार आई होप कि
कैप्टेंसी में अग्रेशन और दिखेगा मुझे देखिए, हाँ मतलब फर्क नहीं पड़ता कि रन जा रहे हैं, बट आपको क्लोजर फील्डर्स चाहिए। आई होप, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो चुका है चीज़ देखते देखते, एंड इट इज़ अबाउट टाइम दैट वी रियलाइज कि थोड़ा सा हमें चेंज लाना पड़ेगा इसके अंदर। मतलब मैं तो कहूँगा कि गंभीर का कुछ पर्सनालिटी दिखे टीम में। हाँ, लग ही नहीं रहा इस टाइम पे, टेस्ट टीम में तो लग ही नहीं रहा देखने में। T20s में आपको तुरंत देख के लगता है कि हाँ ये गंभीर की टीम है भाई। टेस्ट में वो थोड़ा सा भी एग्रेशन देखने में लग ही नहीं रहा कि ये टीम इंडिया जा रही है पीछे कि हम पीट देंगे इन्हें। वो चीज़ देखने को मिल जाए तो अच्छा है। एक और क्वेश्चन है, काफ़ी लोग कह रहे हैं जडेजा को वापस टीम में आना चाहिए, एंड कुछ लोग कह रहे हैं अश्विन को बाहर होना चाहिए उसके चक्कर में, क्योंकि जडेजा का बार बार ये ना कि इस टाइम पे नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर है, बैटिंग बहुत अच्छी करता है। अगर हम बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं देन यस, बट मेरा पॉइंट वही है कि नीतीश रेड्डी अभी जडेजा की जगह पे खेल रहे हैं, अगर आप ऐसे देखो तो वो तो कम बैटिंग कर, वो तो बहुत अच्छा कर भी रहा है। एंड बॉलिंग में तो आई स्टिल फील की अश्विन बेटर आउटपुट आपको अश्विन ही देंगे। आई जस्ट होप, देखो अगर, क्योंकि अभी भी अश्विन ने इकोनॉमी उनकी कितनी कुछ 3 से कम की, हाँ 2.5 की थी, हाँ उसमें भी मेन रन जो है वो ट्रेविस हेड ने 2-3 चौके छक्के मारे, वरना उतनी भी नहीं होती। तो ही हेल्ड अप द गेम। इकोनॉमी हैज नेवर बीन अ प्रॉब्लम फॉर अश्विन मोस्टली। नहीं, मेरा ये कहना है कि अगर आपको फिर वही रोल खिलाना है, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं क्लोजिंग फील्डर्स नहीं लूंगा, अब मुझे सिर्फ रन रोकने के लिए मिडिल फेज में स्पिनर चाहिए, तो शायद जडेजा एक बेटर ऑप्शन है। अच्छा, वो क्विकली ओवर्स निकालेंगे, जल्दी जल्दी निकालेंगे, मोमेंटम तोड़ेंगे थोड़ा सा, वो एक इनर्शिया ले आएंगे पूरी इनिंग में उनकी। तो शायद अगर आप उस पॉइंट ऑफ से देख रहे हो तो जडेजा कुड बी अ बेटर ऑप्शन। बट अगर आपको एक जेन्युइन विकेट टेकिंग ऑप्शन चाहिए, राइट, जो कि खुद अपने स्किल पे कुछ करवा सकता है पिच से, प्रोवाइडेड कि कैप्टन सही फील्ड सेट करके दे एंड सही प्रेशर बने, वो दैट अप्लाइज टू एवरी बॉलर, तो आई थिंक अश्विन को आपको देना चाहिए मौका वहाँ पे। बट आई थिंक और कोई चेंजेस होंगे नहीं टीम में। हाँ, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते भाई टीम में। बाकी टीम तो चलो वैसी है जो खिलानी पड़ेगी ही पड़ेगी। मेन चेंज होपफुली वो रोहित शर्मा और KL राहुल वाला सॉप देखने को मिलेगा। क्या लग रहा है, जीतेंगे ये वाला मैच? ड्रॉ तो नहीं हो रहा, देखो रिजल्ट तो आ रहा है। हाँ, रिजल्ट तो आएगा ही। या आई वुड बैक इंडिया जीत। भाई अगर यहाँ जीते तो सीरीज में जीत जाएंगे। क्यों ऐसा क्या जीतना तो जीत जाएंगे भाई। यार ऐसे देखो, और पहली बात तो एक रोहित शर्मा को फाइनली आई थिंक जो अभी जिस मैच में उन्होंने कम बैक करा था, इट वाज द वर्स्ट मैच फॉर हिम टू मेक अ कम बैक इन, पिंक बॉल से, क्योंकि पिंक बॉल में हो रहा है, वैसे ही नहीं खेलते हैं, आपके खेलना पड़ेगा, वो भी आपको गंदी पोजीशन में खिला रहे हैं। ये दिस इज प्रॉब्ली द कम बैक मैच फॉर रोहित शर्मा, जहाँ पे उनको रेड बॉल से भी खेलने का मौका मिलेगा, होपफुली शायद टचवुड ओपनिंग करने का मौका भी मिले, एंड वो परफॉर्म करके भी दें। तो तुम कह रहे जीत रहे? या चलो मैं तो कुछ नहीं कह रहा भाई। ये क्या बात हुई भाई? तो क्या कहूँ इसमें? क्या लगता है जीत रहे हार रहे हैं? मुश्किल है भाई बहुत। वाह मुश्किल का तो पता नहीं, लेकिन टफ जरूर होगा। बट ठीक है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब यहाँ से थोड़ी सी IPL की बातें कर लेते हैं। आई थिंक काफी लंबा डिस्कशन हो गया। वन सेकेंड भाई, अगर आपको ऐसे डिस्कशंस पसंद हैं टेस्ट मैचेस के ऊपर, टेक्निकल चीज़ सुनना पसंद है, प्लीज कमेंट से जरूर बताना, बिकॉज अगर हमें थोड़ा इनपुट मिलेगा तो हम ऐसी चीज़ों को और ला सकते हैं। हमें पता है IPL का कंटेंट अच्छा चलता है, बट हमें टेस्ट मैचेस के लिए स्पेसिफिकली थोड़ा सा फीडबैक की जरूरत है। अब हम लोग बात करते हैं सर IPL की, एकदम से गियर शिफ्ट कर देते हैं थोड़ा सा। KKR, RCB और दिल्ली कैपिटल्स, इन तीनों के कप्तानी से रिलेटेड काफ़ी सारे रूमर्स हैं, एंड हम लोग थोड़ा सा लॉजिकली ब्रेक डाउन करने का ट्राई करते हैं कि कौन आइडियली कैप्टन होना चाहिए टीम्स का। ऋषभ पंत से रिलेटेड भी कुछ है LSG के लिए, उसको भी लास्ट में डिस्कस कर लेंगे बोनस की तरह। लेट्स स्टार्ट विद KKR फर्स्ट। वेंकटेश अय्यर एंड अजिंक्य रहाणे, बेसिकली इट कम्स डाउन टू दीज टू गाइस, ठीक है। कुछ लोग बीच में क्विंटन डिकॉक, सुनील नारायण, रिंकू सिंह सबका नाम ले रहे थे। नारायण सबसे ज्यादा प्लॉजिबल थे इन सब में से, क्योंकि उन्होंने और भी कप्तानी कर रखी है, बट ही इज नॉट अ प्रूवन गुड कैप्टन फॉर मी पर्सनली। एंड IPL में हमेशा एक इंडियन कैप्टन रहना प्रेफर करोगे। ही इज ऑल्सो 35+, इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, डज नॉट मेक सेंस। इन 3-4 रीजंस के चलते हुए मुझे लगता है कि नारायण को कैप्टन तो नहीं होना चाहिए। फिर आती है बात रसल के लिए, सेम लॉजिक अप्लाई होगा रसल के लिए भी। क्विंटन डिकॉक आते हैं, क्विंटन डिकॉक अभी टीम के सेटअप में आज तक खेले भी नहीं है, KKR से पहले भी कभी नहीं खेले। हाँ, और अब डायरेक्टली कैप्टन, एंड ही वाज नॉट इवन योर फर्स्ट परचेज। आपका मन था सॉल्ट लेने का, आप एज अ बैकअप फिर लेके गए हो सेकंड ऑप्शन क्विंटन डिकॉक को, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मेन बात आती है वेंकटेश अय्यर और अजिंक्य रहाणे पे, और जो लेटेस्ट रूमर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि रहाणे इज ऑल बट कंफर्म नाउ, कि ऑलमोस्ट डन है कि वही कैप्टन बनने वाले हैं।
एकदम से रिएक्शनरी नहीं होंगे, प्रोज और कॉन्स दोनों ढूंढने का सोचते हैं यहाँ पे। रहाने 35-36 के हो चुके हैं। आई डोंट थिंक ही वॉज द फर्स्ट चॉइस प्लेयर फॉर केकेआर इन द ऑक्शन। मैं वही कहने वाला था कि यू कांट लुक मी इन द आई एंड से कि रहाने के पीछे लोग जा रहे थे ऑक्शन एज अ कैप्टन सोच के कि इस हम मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे। एंड सो जो आपको जो प्लेयर लेना पड़ा अल्टीमेटली, रहाने क्या वो एक तो पहली बात तो क्या वो सेकंड राउंड में आए थे या फिर मतलब अनसोल्ड वाले गए थे ना शायद पहले रहाने? नहीं अनसोल्ड तो नहीं गए थे। अच्छा, okay. मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। सो रहाने लोग लेके आए एंड देन नाउ यू आर सेइंग कि अब एकदम से हम उन्हें कैप्टन बना देंगे। फर्स्टली एक वो बहुत अजीब अप्रोच लगती है क्योंकि आपके प्लान में बिल्कुल भी नहीं थे। सेकेंडली वेंकटेश अय्यर पे आपने 24 करोड़ खर्च करे हैं, कोई रीज़न होगा भाई। कुछ प्रॉमिसिंग साइंस देखने को मिले होंगे एज अ लीडरशिप रोल एज वेल। जब आपको कोई कैप्टन नहीं था टीम के अंदर, तब भी अगर आपने 24 करोड़ एक ही प्लेयर पे खर्च कर दिए तो कुछ ना कुछ सोच के तो करा ही होगा। तो वाई गो बैक ऑन दैट डिसीजन नाउ एंड से कि नहीं अब हम लोग रहाने को कैप्टन बनाएंगे हु इज ऑलरेडी, क्योंकि केकेआर का ये चीज़ तो है भाई कि ये केकेआर एक लॉन्ग टर्म अप्रोच लेके चलती है, बहुत शॉर्ट अप्रोच लेके नहीं चलती कि हम अगले 2 साल निकाल दें कुछ ना कुछ करके, जो कि उनकी रिटेंशन में भी देखने को मिल जाता है। बट अगर आप रहाने को कर रहे हो दैट मीन्स कि आपको अब अगले साइकिल में जाते हुए एक और कैप्टन ढूंढना पड़ेगा। मतलब मुझे ये बता रहे हो कि आपने 24 करोड़ खर्चे हैं वेंकटेश अय्यर के लिए सिर्फ एज अ बैट्समैन। हाँ, ये बॉलिंग भी वैसे भी आई नो इम्प्रूव करिए बहुत ज्यादा, लेकिन वो इम्पैक्ट प्ले के बाद नहीं करने वाले। हाँ, करने ही नहीं वाले, काम ही नहीं उस चीज का। एज अ T20 बैटर मैं फिल सॉल्ट को प्रेफर नहीं करूंगा। आई डोंट नो व्हाई केकेआर फैंस बहुत ज्यादा डिफरेंट। भाई मैं मेरे से बड़ा केकेआर फैन क्या ही है भाई। 2008 से सपोर्ट कर रहा हूँ, कोई स्वार्थ भी नहीं किसी प्लेयर का, मैं तो ऐसे ही सपोर्ट कर रहा हूँ। बट ये ऑब्सेशन की नहीं, हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा वरना हमें गाली मिल जाएगी ऑनलाइन। तो अब मैं काउंटर आर्गुमेंट मारूंगा कि क्यों वेंकटेश अय्यर को जस्टिफाई करना है कि सही था प्राइस। चलो मैं एक सेकंड के लिए फिर भी मान जाऊंगा अगर आप कप्तान बना रहे हो तो, बट आप 24 करोड़ जस्ट फॉर अ बैटर। हाँ मुझे पता है प्लेऑफ्स में 3-4-50 है, एवरेज बहुत अच्छी है, बेटा प्लेऑफ्स तक पहुंचना ही पड़ता है। सब बात प्लेऑफ्स की नहीं है। और तुम ही लोग गाली दे रहे थे जब शुभमन गिल को नहीं रोका गया था। तो लेट्स नॉट, मतलब हिपोक्रेसी दिख जाएगी, एक्सपोज कर दूंगा पूरी में। तो ये तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा कि आप वेंकटेश अय्यर को जस्ट एज अ बैटर के लिए आप 24-25 करोड़ खर्च रहे हो। इट इज बियॉन्ड मी। The only way I can make some sense of spending 24-25 crores is कि फिर आप उसको कैप्टन भी बनाओगे। जैसे लोग कई बार आर्ग्यूमेंट दे रहे थे कमेंट्स में कि फिर भाई लॉजिकली देखा जाए तो श्रेयस अय्यर और पंत भी ओवरपेड हैं, उनसे ज़्यादा मैच तो वेंकटेश अय्यर ने जिताए हैं। बेटा उनके कप्तानी के लिए भी उनको दिया जा रहा है ना, एक विकेट कीपर है उनमें से। वो मल्टीपल स्किल सेट लेके आ रहे हैं, सिर्फ ऐसा बैटर नहीं खेल रहे। तो वेंकटेश अय्यर अगर सिर्फ ऐसा बैटर खेलने वाले हैं, 24 crores I do not understand। श्रेयस अय्यर बैटिंग भी करेंगे, कप्तानी भी करेंगे, 2 रोल फुलफिल कर रहे हैं। ऋषभ पंत कप्तानी कर सकते हैं, बैटिंग करेंगे, विकेट कीपिंग भी करेंगे, वो 3 रोल फुलफिल कर सकते हैं। मतलब he is one of सुपरस्टार्स ऑफ हाँ, इंडियन क्रिकेट टीम, या डेफिनेटली मार्केटिंग भी लेके आते हैं। वेंकटेश अय्यर को उस टाइम पे जब उन्होंने खर्च करे भी थे तो भी मेरे दिमाग में यही था कि शायद फिर कंफर्म्ड है कि अब कैप्टन बनाया जाएगा इन्हें। हाँ। अगर आपने जस्ट एज अ बैटर 24 करोड़ उन पे खर्च करे डिस्पाइट हैविंग सो मेनी अदर ऑप्शंस जो कि आपकी फ्रेंचाइज में ही लास्ट सीजन खेल रहे थे, और उनको वापस आप ला सकते थे। ऐसा भी नहीं कि आपको एक अलग प्लेयर के लिए जाना पड़ता जो कि आपकी फ्रेंचाइज के लिए कभी खेला ही नहीं है। आराम से सेटअप में घोला मिला हुआ वो प्लेयर जो कि लास्ट सीजन अच्छा परफॉर्म करके चैंपियन बन के आया है, बेटर T20 स्किल सेट लेके घूम रहा है एज अ बैट्समैन, उसको आपने नहीं लिया क्योंकि आपको वेंकटेश अय्यर को लेना था। एंड कैप्टनसी में भी मैं यही कहूँगा, जैसे रॉबिन थप्पा ने कहा था कि केकेआर को लगता है देख के, एंड मैंने भी उनके अंदर वो चीज़ देखी है कि वो एक लीडरशिप फिगर है उनके अंदर, और वो कप्तानी करना जानते हैं। तो मुझे लगा था चलो ठीक है यार, शायद हमें डिसीजन नहीं पता चल रहा, पर कुछ सोच कर समझ लिया होगा उन्होंने डिसीजन। बट नाउ इफ यू आर गोइंग बैक ऑन इट एंड सेइंग कि नहीं अब हम लोग रहाने को कैप्टन बना देंगे, देन इट डज नॉट मेक एनी सेंस। रहाने एट 36 क्या वो 3 साल कप्तानी देंगे? और अगर वो देंगे तो मतलब उनको लाइनअप में खेलना ही पड़ेगा। हाँ। क्या वो अभी उस किस्म के बैटर हैं जो अगले 3 साल दे सकते हैं? एंड अभी लोग तुरंत वही करने लग जाएंगे। नहीं, सैयद मुश्ताक अली की मैंने भी देखी कुछ परफॉर्मेंसेज उनकी जो इंस्टाग्राम पे आ जाती है। नो डाउट अच्छा नहीं, अच्छा खेल रहे हैं। 40 बॉल पे वो 90 रन बना दे रहे हैं, बट IPL और मुश्ताक अली का जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और दूसरी बात है कि चेन्नई इज नोन एज अ टीम जो कि ड्राउनिंग करियर्स को एकदम से रिवाइव कर देती है। हाँ। बट उन्होंने भी रहाने से सिर्फ एक ही वैसा सीजन निकलवा पाए थे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। तो आप क्या कह रहे हो, मतलब कि ये फॉर्म टेम्पररी तो किसी का भी नहीं होता भाई, विराट कोहली का भी नहीं है फॉर्म तो परमानेंट, 5 साल हो गए ना। तो जब विराट कोहली ODIs और टेस्ट में नहीं कर पाए उतना पिछले 3-4 सालों में,
तो आप कह रहे हो कि रहाणे एकदम अपने एंड में आके T20 में एज अ कैप्टन वो भी, मतलब मुझे लगता है कि रहाणे के ऊपर और सरदर्दी डाल दिया। राइट। एज अ प्लेयर आप उनको खिलाओ बिना एक्सपेक्टेशन के, कि प्राइस का भी एक्सपेक्टेशन नहीं हुई, डिसेंट प्राइस पे मिल गया। वरना होता है ना कि प्राइस टैग का सर पे प्रेशर होता है प्लेयर का। आप एज अ बैटर खिलाओ उनको फ्री माइंडेड, कि जैसे चेन्नई में खिलाता एक्सप्रेस करो अपने को जाके। अब यहाँ पे आपने उनको कप्तानी का बर्डन और दे दिया, दैट विल अफेक्ट हिज बैटिंग आल्सो। एंड ये कहाँ से लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है आपका? जो ओरिजिनल ऑक्शन का प्लान था उसमें रहाणे शायद थे भी नहीं। और अगर आप ऑक्शन में घुसे हो ये सोचे कि मैं रहाणे को कैप्टन बनाऊंगा, तो भाई मैं हाथ नहीं दूंगा आपके ऑक्शन स्ट्रेटेजी पर। राइट, माफ कर दो फिर तुम मुझे। एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर हमें कमेंट्स में अभी केकेआर फैंस ही गाली दे रहे होंगे कि इसको भी जस्टिफाई करो। हाँ, आई थिंक द पॉइंट है, जब आप श्रेयस अय्यर को जाने दिया तो आपके दिमाग में डेफिनेटली ये तो होगा कि हमें कैप्टन लेके आना है, एंड फॉर श्योर दैट वाज नॉट रहाणे। मतलब भाई कोई कितना भी झूठ बोल ले, इतना झूठ मत बोलो कि रहाणे उनकी फर्स्ट चॉइस था कि हम कैप्टन बना देंगे इन्हें। तो जो आपका नहीं था उसको आप ला के अब आप कह रहे हो कि नहीं हम इन्हें कैप्टन बना देंगे, वो इन इटसेल्फ इज अ बैड डिसीजन। एंड इसमें बाय द वे नो हेट टू रहाणे, मुझे लगता है ही इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड कैप्टन्स दैट दिस डेकेड हैज सीन। भाई बीजेटी जिताई थी वहां पे उस टीम के साथ। श्रेयस अय्यर ने तो इंडियन टीम के लिए तो लीड भी नहीं करा। 2018 में भी शायद लास्ट जो मैच था वो भी उनने उनकी कैप्टनसी में जीता था। वो एज अ कैप्टन टेस्ट मैच आज तक भी नहीं हारा। अच्छा, ओके, ऐसा कुछ 6 में से 4 जीते 2 ड्रॉ है, ऐसा कुछ है। तो नो डाउट ऑन द एबिलिटी ऑफ द कैप्टन। इनफैक्ट एज अ कैप्टन शायद वो बेटर होंगे वेंकटेश अय्यर से। बट जब आपने इतना पैसा खर्चा है, जब आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो, वेंकटेश अय्यर को अपनी टीम में डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्लानिंग की वजह से ही रोका है कि इस बंदे ने हमें लॉयल्टी दिखाई। वेंकटेश अय्यर कोई बहुत पुराने प्लेयर थोड़ी है केकेआर के, 2021 में आए हैं, 3 ही साल हुए हैं। तो वो जो लॉयल्टी वाला जो टैग दे रहे हो आप, उससे पहले तो नीतीश राणा थे। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ लॉयल्टी के बेसिस पे 24 करोड़ दिए गए हैं। आपके अंदर वो पोटेंशियल दिख रहा है लोगों को कि आप कैप्टेंसी कर सकते हो। आप एक मतलब अगले आप 5 साल तक एटलीस्ट 2 साइकिल तो और 3-6 साल तक तो दे सकते हो। जब वो सब आप चीजें हटा देते हो तो फिर क्या आप इतने पैसे सिर्फ एज अ बैटर खर्च कर रहे थे? तो आई थिंक फिर तो कोई जस्टिफिकेशन बचेगी। इधर में आपकी स्ट्रैटेजी एक्सपोज हो रही है फिर। हाँ, अगर आप रहाणे को एज अ कैप्टन मास्टर स्ट्रोक मान रहे हो तो भी एक्सपोज हो रही है स्ट्रैटेजी, और अगर आप सिर्फ 24 करोड़ एज अ बैटर वेंकटेश अय्यर पे खर्च करो तो भी एक्सपोज हो रही है। तो आई थिंक आई होप कि ये सच ना हो। आई ऑल्सो थिंक कि कई बार शायद रहाणे शोर शॉट स्टार्टर भी नहीं होंगे। हमने जो लाइनअप बनाई थी उसमें मैंने इसलिए रखा था उनको क्योंकि वो इम्पैक्ट प्ले वाले रूल के बाद नंबर 8 तक बैटिंग जरूरी है, एंड रहाणे कैन इजीली फिट इन एट नंबर 4 या नंबर 3 जब श्रेयस अय्यर जहाँ खेल रहे थे, एंड वो अग्रेसिव इंटेंट लेके चले। और अगर फेल भी करते तो बात वही है कि श्रेयस अय्यर भी काइंड ऑफ एंकर ही खेल रहे थे, तो कोई बहुत ज्यादा बेंचमार्क होने नहीं वाला ड्रॉप वहां से। टीम पे नेट इफेक्ट कोई आएगा नहीं लास्ट ईयर से। बट वंस यू मेकिंग अ कंपल्सन इन द टीम, फिर तो फिर पूरा डायनामिक ही चेंज हो चुका है। फिर बात ये आ रही है कि रघुवंशी टीम में पक्का खेलेंगे नहीं खेलेंगे, रहाणे के अराउंड टीम बनेगी फिर पूरी। तो फिर तो आप डायनामिक्स को एकदम ही चेंज कर दे रहे हो। एंड ऐसे में फिर वेंकटेश अय्यर का भी भाई मतलब क्या हर मैच में 100 फिर एक्सपेक्ट करनी है क्या? इतने पैसे अगर वो कर रहे हो, राइट, प्राइस टैग का प्रेशर होगा भाई। प्राइस टैग का प्रेशर था। हम लोग यही कह रहे थे कि ये 2 चीज़ों से हम निभा सकते हैं ना। कैप्टेंसी हो जाती तो भी थोड़ा सा हो जाता कि हाँ प्लेऑफ्स तक ले जाता। चलो हाँ, मैंने बैटिंग से जैसे श्रेयस अय्यर का पूरा यही तो था भाई, इतने महंगे बिके हैं बट ही डिड नॉट कंट्रीब्यूट विद द बैट दैट वेल। पर उनकी कप्तानी का वो था भाई, पूरी प्राइस टैग उनका कप्तानी पे ही था पूरा, सब जस्टिफाइड है, पूरा जस्टिफाइड है। हाँ डेफिनेटली। अब या तो ऐसा हो कि वो अपनी इतनी तगड़ी बैटिंग कर दें सिर्फ एज अ बैट्समैन वेंकटेश अय्यर कि वो प्लेऑफ्स अकेले खींच के ले जाए, जैसे वो 900 वाला सीजन मार दिया विराट कोहली ने। और वरना अगर आपको कप्तानी वाला भी लाना तो फिर चलो प्लेऑफ्स तक ले आओ, और फिर बैटिंग चलो थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। मैं एटलीस्ट वी हैव अ डिसेंट कैप्टन। बट सिर्फ एज अ बैट्समैन इट इज अ ग्रेट प्रेशर भाई, ग्रेट प्रेशर ऑन वेंकटेश अय्यर। क्या लग रहा है लाइक्लीहुड कि कौन होने वाला कैप्टन? आई वुड लाइक टू बिलीव कि वेंकटेश अय्यर के साथ जाएंगे, बट जिस टाइप की रिपोर्ट्स आई हैं, देखने को मिली हैं भाई, ये तो देखने में लग रहा है कि वो लोग ऑलरेडी सोच चुके हैं कि रहाणे को ही कैप्टन बनाना है। रहाणे के T20s में कैप्टनसी रिकॉर्ड कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। एंड IPL में तो हार्डली देयर इज एक्सपीरियंस। आई नो कि वो राजस्थान के टाइम से थोड़ा बहुत रहा है कनेक्शन, बट राजस्थान में भी बहुत ज्यादा अच्छे वो नहीं थे ना उनका। मतलब बात वही है कि वेंकटेश अय्यर से तो ज्यादा एक्सपीरियंस है, बट कुछ बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं निकल के उस एक्सपीरियंस से। नहीं, प्लस हम लोग जो बाकी टीम्स को क्रिटिसाइज करते हैं फॉर हैविंग अ शॉर्ट टर्म अप्रोच,
फिर केकेआर वही चीज कर रही है, तो फिर आप बाकी लोगों को भी क्रिटिसाइज मत करो। या तो मेन पॉइंट ही यही है कि चलो वेंकटेश अय्यर कैन स्टिल गिव मेनी मोर ईयर्स। अगर आपने रहाणे को कैप्टन बना दिया, बाय चांस अगर वो एज अ बैटर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, देन इट बिकम्स अ कंपल्शन कि आपको फिर भी टीम में खिलाना ही है, राइट। वो फ्लेक्सिबिलिटी चली जा रही है। तो मतलब आई होप कि वेंकटेश अय्यर को कैप्टन बनाया जाए। आई होप नोबडी जस्टिफाइज दिस। या तो टाइटल आ रहा है घर पे, तब तो बोलो कि भाई चौथा टाइटल आ रहा है, उसके बाद हम भी अपोलोजाइज करेंगे बिल्कुल, भाई रहाणे सर हमसे गलती हो गई। मैं तो खुशी होऊंगा भाई टीम जीत रही है। बट इन ऑल लाइकलीहुड अगर आप ऑनेस्टली बात कर रहे हो, डज नॉट मेक सेंस। आई थिंक वेंकटेश अय्यर को कैप्टन होना चाहिए। जो नेक्स्ट टीम होने वाली है आरसीबी, इसमें बेसिकली 3 ऑप्शंस हैं आपके पास कैप्टनसी के, ठीक है। एक है फिल सॉल्ट, जो कि अभी इंग्लैंड की भी कप्तानी हमें होपफुली करते दिखेंगे फुल स्विंग में, एंड एक डेफिनेट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है एज अ कैप्टन, बट एक इंग्लिश प्लेयर है। अभी भी मैं देख रहा हूँ कई लोग कमेंट करते हैं कि आपको शायद पता नहीं है कि वो रूल चेंज हो गया। भाई सबसे पहले हमने पॉडकास्ट निकाला था उसके, जैसे रूल आया था हमने तुरंत पॉडकास्ट निकाला था, तो हमें नहीं पता होगा। पॉइंट वही है कि ऐसे रूल्स की कोई गारंटी नहीं होती है। एंड सेकेंडली ईसीबी डज नॉट गिव अ डैम। अगर उनको पुल आउट करना होगा एक इंपॉर्टेंट आईसीसी इवेंट के टाइम पे, तो वो कर देंगे। तुम अपने रूल को अपने पास रखना, वो कहेंगे हमें नहीं खेलना। इस सीजन शायद ना भी करे तो अभी 26 में जब वर्ल्ड कप यहीं पे होने वाला होगा, तो क्या पता उस टाइम पे भाई उससे पहले T20 मैचेस हो और वो कह दे कि नहीं आ जाओ खेलने। तो उसमें वो भी है ना शायद कि वो वर्ल्ड कप कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले भी होगा शायद आईपीएल के या बाद में, वो भी अच्छा मैंने चेक नहीं करा, तो लोग बता देंगे। अगर बाई चांस पहले हो रहा है, दे हैव नो फिर तो और ज्यादा हाँ। तो इट इज नॉट अबाउट कि वो रूल आ गया है, इट इज अबाउट कि आप जिस बोर्ड से बातें कर रहे हो, इट डज नॉट गिव अ डैम। एंड आई होप कि रूल की वजह से लोग स्ट्रिक्ट हो जाएं। आई डेफिनेटली थिंक कि ऑस्ट्रेलिया पे फर्क पड़ेगा। हाँ, इंग्लैंड बोर्ड का तुम कैसे भरोसा कर सकते हो यार। तो मुझे लगता है इंग्लिश कैप्टन तो कभी भी नहीं होना चाहिए, तो फिल सॉल्ट मेरे लिए आउट ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं रजत पाटीदार। अब मतलब मैं क्या कहूँगा इस बात पे यार। सी फिल सॉल्ट का तो मुझे ऐसा भी लगता है कि अभी जो बंदा अपनी नेशनल साइड की भी कप्तानी नहीं कर रहा और अभी आरसीबी के सेटअप में भी नया आया है, अब आप एकदम से कह रहे हो नहीं आप कप्तानी भी कर लो। हाँ, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं एज अ कैप्टन, इधर वे इतनी कुछ नहीं है, तो आई थिंक वो तो वैसे भी सेंस नहीं बनता उसका उतना। रजत पाटीदार का जो पूरा सीन है वो पूरा कह रहा है हमारा होम ग्रोन टैलेंट है और इतना टाइम से हमने रखा हुआ है, रिटेन भी करा था ना, उन्हें अपना डोमेस्टिक साइड भी शायद वो कैप्टन कर रहे थे अभी मुश्ताक अली में, एंड अब हम कह रहे हैं कि आईपीएल का कप्तान बना दिया जाए। वो भी मुझे एग्जैक्टली सेंस समझ में नहीं आता। या तो भाई बहुत ही तगड़ा प्रूवन कोच उनका हो स्टार्ट की नहीं, ये जिता ही देंगे अल्टीमेटली आके, वरना जैसी आपकी रिटेंशंस थी और फिर जैसी आपकी अप्रोच थी आईपीएल ऑक्शन में, इट वॉज क्वाइट क्लियर कि आप विराट कोहली को सोच के चल रहे हो कि हमें नहीं कैप्टन बनाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैंकली यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस एज वेल। थर्ड ऑप्शन विराट कोहली। आई थिंक कोई डिबेट होनी ही नहीं। आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई आरसीबी फैंस आर इवन पुटिंग आउट द नेम ऑफ रजत पाटीदार। ये आई थिंक ये बस वो थोड़ा वेव राइड करने के लिए ना, जैसे सीएसके में हमने गायकवाड़ को बना दिया, नहीं हमारा होम ग्रोन टैलेंट था और हमने ही उसको बनाया है। आरसीबी इज ट्राइंग टू गेट इनटू दैट डिबेट। होम ग्रोन टैलेंट में क्या ये बातें कर रहे हैं? विजय कुमार विश्व को तो जाने दिया है, दे आर ट्राइंग टू गेट इनटू दैट डिबेट। केएल राहुल को जाने दिया, क्या होम ग्रोन टैलेंट कर रहे हो? तो ये तो मुझे बिल्कुल ही वैलिड नहीं लगती है। एंड आरसीबी, इट दिस इज नॉट आरसीबी, वो हर किसी पे जचती नहीं है वो चीज़। क्या विराट कोहली आइडियली कैप्टन होने चाहिए? नहीं, इसके ऊपर हमने बहुत पॉडकास्ट बना रखे हैं। इट इज बेसिकली यू गोइंग 5 years बैक, बट अभी जो आपकी स्क्वाड है, इट इज द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। एंड शायद इंडियन टीम का भला हो जाए, क्योंकि विराट कोहली एज अ कैप्टन जब खेलते हैं तो बहुत अच्छा फॉर्म आ जाता है। बट क्या ये आरसीबी का भला इसमें हो रहा है? अगर मुझे अगले साल में एक ट्रॉफी आते हुए नहीं दिखी, तो मैं जरूर सुनना चाहूंगा उन सारे कमेंट से जो कि अभी गाली दे रहे हैं कि विराट कोहली को कप्तान बनाना सही है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, अगर आप 3 साल में 3 फाइनल भी पहुंच गए ना, इट डज नॉट डू द जॉब। और अगर आप इतने में खुश हो ना, तो आपसे बड़ा कोई मीडियोकर फैन ही नहीं। प्लस आई थिंक इधर वे जो इवन कैप्टनसी की जो डिबेट है, पॉइंट अल्टीमेटली वहीं पे आके रुकता है कि सबसे ज्यादा लाइकलीहुड क्या है सक्सेस का इस टाइम पे इन तीनों कैप्टन्स में से, तो विराट कोहली, एंड इट इज डेफिनेटली विराट कोहली। तो देन अगेन यू आर मेस्ड अप इन द ऑक्शन, नाउ यू कैन मेक बेस्ट ऑफ व्हाट यू हैव बेस्ड ऑन द अवेलेबल रिसोर्सेज। नाउ फिर आपको विराट कोहली को कैप्टन बनाना पड़ेगा। तुम रियलाइज कर रहे हो ये बात कि जब अगला ऑक्शन आएगा, जब तक विराट कोहली 40 के हो चुके होंगे मोस्ट लाइकली, एंड अगर वो नहीं खेलेंगे अगले साइकिल में, तो मोस्ट लाइकली एक फ्रेश कैप्टन बाहर से लेके आने वाले हैं, अनलेस ये रजत पाटीदार को तब बना दे। एंड बाय द वे, अगर आप रजत पाटीदार को बनाओगे भी, रजत पाटीदार विल बी इन हिज 30s। या
बहुत ज्यादा यंग नहीं है वो। अच्छा, ही इज ऑलरेडी 30 ना? हाँ राइट, कुछ ऐसा है 29-30 के ऑलरेडी 30 है राइट। तो मतलब क्या मतलब ये क्या प्लानिंग है? आई थिंक वही है कि वो मैसअप कर दिया थोड़ा ऑक्शन में। एंड इधर वे यार, मतलब आरसीबी अगर उन्होंने इस टाइम पे पाटीदार को कैप्टन बना दिया ना, आई थिंक वो आरसीबी जो उनके आइडियल्स हैं कि हम लोग मार्केटिंग पे ध्यान देंगे, वो उसके भी अगेंस्ट चले जाएंगे। अच्छी बात है कर रहे, तो वो तो उन लोगों ने ऑक्शन में भी कर ही दिया ना। अब इनकी मार्केटिंग इस बात थोड़ी सी हाँ चीज अभी आरसीबी बाय द वे अपना वो भी निकाल रही है, 4 एपिसोड की हुई सीरीज निकाल रही है कि हाउ दे हैव प्लान्ड द ऑक्शन। आई वुड लाइक टू वॉच दैट। वैसे हैट्स ऑफ टू द कॉन्फिडेंस कि इतनी हिम्मत है कि ऐसा ऑक्शन के बाद आप अपने लिए पूरी वीडियो भी निकाल लो। रिस्पेक्ट टू द गाइस। बट वही है कि इस टाइम पे आई थिंक पॉइंट वही आके रुकेगा कि क्या सबसे ज्यादा लाइक्लीहुड है जीतने का, इट इज विराट कोहली इजीली, और कोई स्टैंड नहीं करता। टाइटल कमिंग इन द नेक्स्ट 3 years एज अ न्यूट्रल अगर बात करें? नहीं क्यों? अब क्या बहाना है? नॉट गुड इनफ यार, टीम नॉट गुड इनफ। अब क्या गुड इनफ नहीं है भाई? नहीं, जो बाकी टीम्स अवेलेबल हैं, क्या आपकी टीम डिड यू हैव वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस? पब्लिक डिस्कोर्स तो ये टॉप 4 में नहीं, तो पब्लिक तो चलो हर किसी पब्लिक तो कोई बहुत ही गंदी टीम बनी होगी। पब्लिक तो एलएसजी की भी है भाई, उसकी एलएसजी, हाँ एलएसजी सबसे गंदी बनी थी ना। आरआर की भी आके बोल देगी भाई कि हमारी बैटिंग टाइप तो हम लोग जानते नहीं हो, जोफ्रा आर्चर कितनी अच्छी बैटिंग करता है, तो करने का तो वो लोग बोल के पहुंचा देंगे सबको फाइनल में। करने के लिए पिच पे भी आना पड़ेगा। हाँ, बट गिवन द काइंड ऑफ स्क्वाड दैट दे हैव, अनलेस एंड अनटिल फिल सॉल्ट और विराट कोहली क्रेजी सीजन जाता है और भुवनेश्वर कुमार स्विंग किंग बन जाते हैं अपने, आके सबकी गिल्ली उड़ा रहे हैं। बेसिकली तुम्हारे 3 में से 2 सुपरस्टार्स हुए हैं जिनका शायद लास्ट साइकिल होने वाला है। हाँ और वो आज तक भुवनेश्वर तो चलो जीता आईपीएल, बट नहीं वैसे आई एम नॉट सेइंग केकेआर का भी सेम हाल है वैसे तो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आरसीबी जीत ही नहीं सकती या फिर बिल्कुल चांस नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इन्हें जीतना होगा दे विल अगेन हैव टू रिलाई ऑन इंडिविजुअल्स, और ये कैसा परफॉर्म करके देंगे उस पर डिपेंड करेगा, टीम पे डिपेंड नहीं करने वाला। बट इट हैज टू बी विराट कोहली। हाँ, मैं तो इसी बात के लिए एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। सेम भाई, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। कोहली कप्तानी दोबारा देखने में मजा आएगा। बट ठीक है, देखते हैं जो नेक्स्ट टीम होने वाली है दिल्ली कैपिटल्स। अक्षर पटेल और केएल राहुल, यहाँ पे सिर्फ 2 नाम है। और बात ये चल रही है, इनफैक्ट पार्थ जिंदल का अगर आप इंटरव्यू देखें तो उन्होंने भी कहा था, उनसे पूछा गया था कि फिर केएल राहुल मतलब एक ऑब्वियस चॉइस है कप्तानी के लिए, बट वो कहते हैं कि यस केएल राहुल ने अच्छी कप्तानी करी है, डेफिनेट एक प्रॉस्पेक्ट है, बट अभी कुछ कंफर्म नहीं है बिकॉज अक्षर पटेल बहुत टाइम से हमारे साथ रहे हैं। उन्होंने लास्ट सीजन भी थोड़ी बहुत कप्तानी करी थी एंड हम देखते हैं उन्हें एज अ लीडरशिप रोल, तो वो भी कंटेंशन में है। आई थिंक दिस इज जस्ट वर्ड प्ले। मुझे तो सेंस नहीं लगता कि आप अक्षर पटेल को कप्तान बनाओ तो जब केएल राहुल टीम के अंदर है तो। मुझे वैसा लगता है क्योंकि अक्षर पटेल का आप कितना भी कह लो, हाँ हेयर एंड देयर कप्तानी करी है, हेयर एंड देयर कप्तानी नीतीश राणे ने भी करी थी लास्ट आईपीएल में जब वो 2-3 आखिरी के मैचेस बचे थे। नहीं मतलब करी होगी, डेफिनेटली अच्छी कप्तानी करी होगी, एंड प्लेयर के कैलिबर पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। बट केएल राहुल इज ऑब्वियसली अ मोर प्रूवन कैप्टन देन अक्षर पटेल। जो लोग कहेंगे आईपीएल तो दोनों ही नहीं जीते, केएल राहुल एटलीस्ट प्लेऑफ्स तक लेके आए हुए अपनी टीम को, एंड डीसी के लिए प्लेऑफ्स में पहुंचना इट इज़ अ वेरी गुड क्या कहते हैं स्टैंडर्ड है उनका। हाँ, मतलब मैं तो कह ही रहा हूँ, बट आई थिंक केएल राहुल का कैप्टन नहीं बनाएंगे तो कुछ खास सेंस बनेगा नहीं फिर। एंड मतलब फिर आपने कायदे से, क्योंकि बैटिंग उनकी वैसे भी पिछले कुछ सीजन में कुछ खास नहीं चल रही थी, तो आपने सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग पर्सपेक्टिव को देख के 14 करोड़ दिए हैं क्या? ऑब्वियसली नहीं दिए हैं। सो यूर बैंकिंग ऑन द टैलेंट, यूर बैंकिंग ऑन हिज कैप्टनसी, और बैंकिंग ऑन हिज लीडरशिप, एंड उसके बेसिस पे आपने पैसा दिया, इसलिए आप उन्हें टीम में लेके आए हो। अगर हम लोग लेकिन थोड़े प्रोज की बात करें इसकी, तो देखो 2 प्रोज है। एक तो पहले बात वही होम ग्राउंड टैलेंट, बहुत टाइम से होम ग्राउंड तो क्या ही मतलब, बट हाँ बहुत टाइम से अक्षर पटेल रहे हैं डीसी के साथ और एक इंटीग्रल पार्ट बन चुके हैं, कप्तानी भी करी थोड़ी बहुत, तो नेचुरली एक सक्सेसर की तरह वो दिखेंगे। प्लस सेकंड पॉजिटिव ये कि केएल राहुल के ऊपर कैप्टनसी का बर्डन भी नहीं होगा एक नई फ्रेंचाइज में जाके। अगर एक आपकी फ्रेंचाइज में आप एक ऑक्शन में जाके प्लेयर्स खरीद रहे हो और उसमें से आप एक कैप्टन लेके आ रहे हो, यूजुअली इट डज नॉट गो दैट वेल। तो क्योंकि वो डायनामिक्स में आप खुद ही घुले मिले नहीं हो, आपको एज अ कैप्टन ही बुला दिया गया। अब हम आपके डायनामिक्स हो, आप हमारे टीम के डायनामिक्स होंगे पहले कि फ्रेंचाइजी कैसे ऑपरेट करती है, क्या फिलॉसफी है, तो यूजुअली एक मिसमैच होता है वहाँ पे। बट केएल राहुल का वही आई थिंक इट्स एन एक्सेप्शन। नहीं प्लस यार एक आगे जाके अच्छी टीम ऐसी बनेगी, मतलब आई थिंक जब श्रेयस अय्यर को लेके आए थे तो भी तो उसे कैप्टन बना ही दिया गया था ना। हाँ, तो मतलब उसको भी ऑक्शन में लेके आया, फिर आप तुरंत कैप्टन बना दिया। केएल राहुल तो इस टाइम पे श्रेयस अय्यर से भी ज़्यादा मेन स्टे हैं इंडियन क्रिकेट टीम में, एटलीस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट रेगुलरली तो खेलते ही हैं।
सो अगर आप अभी इन्वेस्ट नहीं करोगे उनके अंदर तो फिर जब वो 34-35 को जाएंगे तब इन्वेस्ट करोगे क्या? मैंने शेयर्स का एग्जांपल दिया, इफ यू रिमेंबर जब उनका पहला सीजन था तब कंप्लेंट्स भी काफी आई थी। अब शेयर कहते थे कि मैं कुछ बैटिंग ऑर्डर बोल रहा हूँ, ये कुछ और बोल रहे कर रहे हैं, तो वो होता है हमेशा। दिनेश कार्तिक जब कैप्टन थे, ऐसे लोग बोलते कि वो भी शायद फर्स्ट चॉइस कैप्टन। हाँ यार, उनकी तो काफी वो रसल वसल से भी हो गया था ना कि ऊपर बैटिंग करनी थी रसल को, फिर अल्टीमेटली उनको छोड़ना पड़ा था बीच में। या तो अगर तुम अभी करंट डिफेंडिंग चैंपियन का एग्जांपल ले लो, इट नेवर गोज डाउन दैट वेल। सो इश्यूज हमेशा आते हैं। हार्दिक पांड्या को लाया गया ना बाहर से, इशू हुआ ना, ये हर जगह होता है। बट KL आई थिंक इज एन एक्सेप्शन बिकॉज ऑफ द पर्सनालिटी दैट ही इज, वेरी वेलकमिंग एंड एक्सेप्टिंग पर्सनालिटी, प्लस ओनर से अच्छी बनती है, तो आई थिंक जेलिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड थर्डली, ऋषभ पंत जो कैप्टन थे ऑलरेडी जा चुके हैं, तो एक कैप्टनसी की पोजीशन नेचुरली खाली है। जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई में रोहित शर्मा टीम में ही थे, तब वो हुआ था। जब श्रेयस अय्यर आए थे तब ऑलरेडी पिछले 10 साल से खेलते हुए नारायण और रसल टीम में थे। तो आई थिंक यहाँ पे बहुत स्कोप है KL राहुल का भी, प्लस माई इंस्टिंक्ट ऑल्सो सेज कि KL राहुल के साथ ही जाना। सेम अक्षर पटेल का डेफिनेटली नो डाउट, बट एज एन ऑलराउंडर अगर आपको बैटिंग बॉलिंग भी करनी है, फिर आपको कप्तानी भी करनी है, टू मच। ऑल्दो KL राहुल के लिए भी कह सकते हैं विकेट कीपिंग, बैटिंग, कप्तानी, बहुत कुछ करना है, बट जस्ट फिट्स बेटर फॉर मी पर्सनली। तो मैं तो देखूंगा कि KL राहुल भी कप्तान होना चाहिए। एक जो बोनस न्यूज लास्ट की 2 मिनट बात कर लेते हैं, ऋषभ पंत की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी दिल्ली को छोड़ के वहीं पे गए। ऐसा बोल रहे कि LSG उनको एज एन ओपनर देख रही है। ओके, एंड जो वो था कि मार्श एंड मार्करम ओपनिंग करेंगे, वो हमें देखने को नहीं मिलेगा शायद। मतलब एटलीस्ट इट इज़ अ बेटर ओपनिंग पेयर, एटलीस्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि मिचेल मार्श एंड मार्करम अगर दोनों ओपनिंग कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट आइडली दैट एक्सप्लोसिव। बट फिर मिडिल ऑर्डर थोड़ा वो हो जाएगा। वो तो ईदर वे इनका वैसे भी कौन सा बहुत अच्छा है, एक ही तो प्लेयर है नीचे आते हुए। मिचेल मार्श आके नीचे खेलेगा थोड़ा, या फिर मार्करम आके नीचे खेलेगा। पूरन है और मिलर पे बहुत डिपेंड करता है कैसा चलता है वो। बट ये है कि आप थोड़ा सा ऑल्टरनेट वो कर दोगे लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन, वो भी अच्छा हो जाएगा थोड़ा सा। मार्श एंड अगर अपना पंत ओपनिंग करते हैं, ऑल्दो इज पंत रियली थिंकिंग अबाउट ओपनिंग इन T20, मतलब ही लाइक्स टू प्ले इन द टॉप 3, क्लियरली वो तो दिख रहा है। इंडिया से भी उन्होंने ओपनिंग कर रखी है बीच। तो कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि ऋषभ पंत का एक्चुअली में जो बेस्ट है वो ओपनिंग में निकल के आएगा T20s में। एक बहुत पॉपुलर नोशन ही है। आई एम नॉट सेइंग ये सच है, बट आई एम ओपन टू सीइंग दिस। अगर ये चीज़ है तो देन, एंड अगर उनका सीजन अच्छा जाता है तो फिर अगेन ही विल बी इन डायरेक्ट कंपटीशन विद संजू सैमसन, इंडियन टीम के लिए, और वो तो लेफ्टी भी है। तो बोलेंगे गिल और पंत को ओपनिंग करा दो, एंड गायकवाड एंड संजू सैमसन को हटा देंगे, फिर वो सारी PR शॉट्स आनी शुरू होंगी। बट आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग टेक बाय LSG। अगर ऐसा होता है तो थोड़ा सा क्यूरियोसिटी जनरेट होगी। ऑल्दो स्टिल फील की टीम में भी बहुत इश्यूज है, बहुत ज्यादा, नो मैटर व्हाट द फैंस है। आई होप दे प्रूव अस रॉन्ग। भाई हम तो लखनऊ के रहने वाली है, बट लेट्स सी क्या होता है। आई थिंक ऑन दैट नोट काफी लंबा पॉडकास्ट था ये, काफी टेक्निकल बातें हमने करी हैं। वंस अगेन आई होप आपको पसंद आया होगा। इस टाइप का पॉडकास्ट अगर आपको पसंद है तो कमेंट्स में जरूर फीडबैक दीजिएगा। सब्सक्राइबर्स ऑलमोस्ट 10,000 हो चुके हैं भाई, जल्दी से 10,000 प्लीज करवा दो। इस चैनल को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, साथ सब्सक्राइब बटन दबा दो। और बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए वो आपको यहाँ पर दिख रही होगी, तो आप इसको भी ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।